हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाओ जी। शायद मेरा पानी का बोतल भी आज आप लोग के लाइव में आ गया। आई थिंक आ जाओ फटाफट से, है ना। और क्या बताएं बच्चों बहुत दिनों के बाद हम अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन से मिलने आए हैं। फटाफट से आ जाओ और क्लास को शुरू करते हैं जी, ठीक है। थोड़ा सा उदास आप लोग होंगे कि गुरुदेव इतने दिनों से आप कहाँ थे, और फिर थोड़ा सा आप लोग खुश हो गए होंगे कि चलो भाई, कुछ भी हुआ हमारे गुरुदेव हमारे सामने आ गए हैं। तो बच्चों आइए आज से शुरू करते हैं। आज हम लोग एकदम एक नए सफर की, और बहुत जल्दी बच्चों जो सिलेबस बचा है उसको खत्म करते हैं। हाँ आ जाओ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोग कह रहे हो। सभी को मेरे बच्चे दिल से गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। जो बीत गया उसे हम भूलते हैं और नए सिरे से बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गुस्सा हो गया मुझसे? बताओ कौन कौन गुस्सा है मुझसे, हाथ उठाओ कि गुरुदेव हम लोग बहुत गुस्सा है आपसे। एकदम लंबा छुट्टी मार दिए सर। 17 तारीख को पढ़ाए, 18, 19, 20, 21 4 दिनों की छुट्टी लगा दी सीधा सर आप। बहुत उदास है, बताओ कौन कौन उदास हो। चलो हटाओ, उदास मत हो जाओ। हाँ, मिस कर रहा था, ये बात बिल्कुल सही है कि उदास तो थे ही आप लोग लेकिन मिस मुझे बहुत कर रहे होंगे, मुझे पता है। मेरे छोटे आ जाओ स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा आखिरी दिन है इसका। बच्चों क्लास 10th हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 चल रहा था, नाम है जैव प्रक्रम। पाचन बच्चों पढ़ रहे थे ना, पार्ट नंबर 4 है ना। और ये पार्ट नंबर 4 नहीं, इस चैप्टर का भैया अंतिम पार्ट है ना। आ जाओ, कहते हैं भाई साहब श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को बहुत मिस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग गणेश जी से आशीर्वाद नहीं लिए होंगे, आज ले लीजिए। तो आज का मोटिवेशन है, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है बच्चों। हमें भी ये नहीं पता था कि भाई एक दिन मैं आप लोगों का शिक्षक बन जाऊंगा, एक दिन मैं इतने बच्चों का चहेता इंसान बन जाऊंगा। मुझे भी नहीं पता था। इसलिए बच्चों आपको भी अभी नहीं पता है कि आप क्या बनने वाले हो। क्या पता है आपको? बताओ। अरे आप में से बहुत सारे डॉक्टर साहब छुपे हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे पोइट हैं, बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे पुलिसमैन हैं, बहुत सारे वकील हैं बच्चों, एडवोकेट हैं। नहीं पता आपको, है ना कि आप क्या हैं। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बैच ड्रीम 450 प्लस बैच। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया इस बैच में, जो लाइव देखते हैं बच्चों इस बैच में, एप्लीकेशन पर 2000 2,500 बच्चे लाइव, मुझे बहुत पसंद आता है। आ जाओ। कहते हैं मेरे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। क्या आपने इसके पहले वाले पार्ट को देख लिया है? राहुल जी पीयूष जी, गौतम, नेहा, मेरी बच्ची आलोक, बताओ सब लोग कैसे हो? फटाफट बताओ, क्या आपने इसके पहले वाले पार्ट को, पार्ट नंबर, इसके पहले वाले अगर हम पार्ट की बात करें तो 1 से लेकर 3 तक, 1 to 3 क्या आपने रीड करना, क्या आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है? क्या आपने सीन कर लिया है? यस गुरुजी, मजा आ गया। कहाँ थे महोदय? कहाँ थे? अरे भैया चलो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ आ जाओ। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मेरे बच्चे मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, हर जगह जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, ये भी बहुत दिनों से नहीं सुने होंगे। अपने फैमिली का प्यार जल्दी फटाफट शेयर कर दो। चलो एक खास मुद्दे पर हम बात करते हैं। यह है बच्चों आपका मासिक परीक्षा। क्या सही बात है मेरे बच्चे? मासिक परीक्षा होने वाला है। यस गुरुजी, मासिक परीक्षा, ठीक है ना। क्या आप लोगों को मालूम है कि आपका मासिक परीक्षा शुरू हो रहा है? और कब से हो रहा है पता है मेरे बच्चे? बताओ जल्दी से। गुरुदेव मासिक परीक्षा हो रहा है 24 जून से, सही है क्या? 24 जून से आपके यहां पर मासिक परीक्षा हो रहा है, यानी कि परसों से। इसके बारे में बता दो क्या कराना है। अगर आपको लगता है कि सर परीक्षा की तैयारी करवानी, रिवीजन करवाना है, रिवीजन मेरे बच्चे मुझे तो लगता है कराना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है गुरुजी रिवीजन कराना है, रिवीजन कराना है, सुन लो पहले तो एक दबाएं। सिर्फ आंसर की कराना है, आंसर की तो 2 दबाएं। दोनों, बोथ, बोथ मतलब दोनों, दोनों मेरे बच्चे तो 3 दबाएं। जल्दी बताओ, हम तीनों कर सकते हैं। जो आप कहोगे हम वो कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं माल है ना, नहीं गुरुदेव सिर्फ रिवीजन करा दो हमें, तो चलो भाई रिवीजन करा देते हैं। नहीं सर आंसर की सिर्फ करा के छोड़ दो, तो हम आंसर की करा देते हैं। नहीं सर दोनों करा दो, तो 3 दबाएं जल्दी से। चलो देखो नीचे जी, पूरा कमेंट बॉक्स भर चुका है ना, कि गुरुजी 3 3 होना चाहिए, रिवीजन भी करा दो, आंसर की भी करा दो, मजा आ जाएगा सर। ठीक है, तो मेरा मानना है आपको मैं रिवीजन भी करा दूंगा,
आंसर की भी करा दूंगा ताकि आपको संतुष्टि मिले। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, टाइम जाया नहीं करते हैं। बायोलॉजी के कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं जिसे देखकर आपको बायोलॉजी याद आता रहे, आपको लगे यहाँ सर बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ये है आपका बायोलॉजी बच्चों। ठीक है, इसको देखकर कुछ कुछ बायोलॉजी याद आ रहा होगा मेरे बच्चे, बायोलॉजी याद आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज के अमेजिंग फैक्ट को। अमेजिंग फैक्ट को ध्यान से सुनना। पहला अमेजिंग फैक्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, जो है बच्चों लिखा गया कि मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग 5 साल खाने से ना सॉरी मनुष्य अपने जीवन में लगभग 5 साल खाने में बिताता है। क्या आपको मालूम था कि इंसान अपने जीवन का जो 60-70 साल जीता है, 80 साल जीता है, लगभग वो इतना समय खाने में देता है कि समझो वो 5 साल तक सिर्फ खाते 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 रहता है। मेरे बच्चों ये फैक्ट क्या आप पहले जानते थे? अगला है, एक वयस्क की त्वचा का वजन लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। सिर्फ हमारे शरीर का जो त्वचा होता है, जो चमड़ा होता है, मेरे बच्चे, चमड़ा बोलो, है ना, चमड़ा जो होता है शरीर का, उसका वेट अगर हम बात करें तो 3 से 4 किलो का होता है। क्या आज से पहले आप इस फैक्ट को जानते थे? अगला हमारे को आता है बच्चों की 8 रातें बिना सोए रहने से मौत हो सकती है। ये बच्चों साइंटिफिक है। अगर आप 8 रात का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में सो जाओ रात को जग जाओ, ऐसा नहीं है। रात कहने का मतलब ये है कि सिंपली दिन रात दोनों, रात कहने का मतलब है सिंपली दिन रात दोनों, अगर आप 8 दिन तक 8 रात तक जगे रहते हैं तो आप मर सकते हैं बच्चों। फैक्ट नंबर अगला है कि आपका अंगूठा आपकी नाक के बराबर लंबाई का होता है। ये बच्चों बिल्कुल फैक्ट है कि जितनी बड़ी हमारी नाक होते हैं, हमारा अंगूठा भी मेरे बच्चे उतना बड़ा ही होता है। क्या आप इस फैक्ट से सहमत हैं? क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? 1 2 3 4, चलो 4 हो गया, 5 है ना। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 में लिखा है बच्चों कि ज्यादातर लोग सुबह 3 से 4 बजे के बीच में नींद में मरते हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपका शरीर सबसे कमजोर होता है। बच्चों आपने सुना होगा कि अक्सर आपके पड़ोसी में कोई दादाजी, कोई नाना जी या कोई रिश्तेदार में मरा होगा तो उसके मरने का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग में होगा। आप सुने होंगे, बोलो हाँ या ना। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि महोदय कि हमने सुना है कि मॉर्निंग टाइम में ही ना लोग ज्यादा मरते हैं। तो बच्चों मरने का, डेथ होने का जो टाइम है वो क्या है, याद रखना, क्या ना 3 से 4 बजे के बीच में अधिकांश लोगों की मौत होती है, क्योंकि इस समय हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है। फैक्ट नंबर 6 है आपका कि एक दूसरे को गले लगाने से यादाश्त बेहतर होती है, तनाव कम होता है और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर होता है। तो बच्चों गले लगाना बहुत अच्छी बात है। आप अक्सर देखे होंगे जब लोग कहीं से, मतलब दीदी विदा लेती है तो मम्मी से देखे होंगे, भैया विदा लेते तो पापा से, या हम कहीं दूर से आते हैं तो हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गले लगाने से जो यादें होती हैं उस पर्सन को लेकर, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी यादें होती हैं, नंबर 1 सबसे पहले यादें हमारी, है ना, एक दूसरे को गला लगाने से यादें, है ना, यादाश्त बेहतर होता है, तनाव स्ट्रेस कम होता है और हमारा ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर पड़ता है। क्या आप इस बात को जानते थे? अगला सुनाता है बच्चों फैक्ट नंबर 7 कि आपके पास 2 गुर्दे हैं। गुर्दा बोले तो किडनी। क्या है बच्चों? आपके पास है ना, आपके पास 2 किडनी है, लेकिन जीने के लिए सिर्फ 1 किडनी की जरूरत होती है। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे उत्सर्जन चैप्टर में कि मनुष्य के पास 2 किडनी होता है, लेकिन जीने के लिए सिर्फ 1 किडनी चाहिए। क्या आप इसे जानते थे? अगला फैक्ट है मेरे बच्चे ना, अधिकांश सपने 5 से 20 मिनट के तक ही चलते हैं। यानी कोई भी सपना आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो 20 मिनट से अधिक हो। अधिकांश सपने क्या होता है, 5 से 20 मिनट के बीच होते हैं। फैक्ट नंबर 9 है कि आपके मन में प्रतिदिन लगभग 70,000 विचार आते हैं। भाई साहब ये तो बहुत शॉकिंग चीज है। जब आप गाड़ी में बैठे होंगे तो मैं यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, उससे मिल लूं, उसके साथ घूम लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये पढ़ के मैं ऐसा बनूंगा, वो पढ़ के ऐसा, मतलब 70,000 थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं एक दिन में। तो ये फैक्ट आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा होगा। नेक्स्ट बच्चों आता है 10वां नंबर फैक्ट है, मस्तिष्क मानव शरीर के सबसे मोटे अंगों में से एक है। इसका लगभग 60% हिस्सा सिर्फ फैट होता है, सिर्फ वसा होता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों सबसे मोटे अंग में से एक हमारा मस्तिष्क भी होता है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि मस्तिष्क का 60% हिस्सा क्या है, मस्तिष्क का 60% हिस्सा क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी वसा होता है, यानी फैट होता है। यानी फैट हमारा 60% होता है। मेरे बच्चे बहुत ही अमेजिंग बात मैंने बोली है। तो बच्चों ये बताओ कि आप लोगों को ये फैक्ट कैसा लगा, जल्दी से। सर आप बहुत लेट पढ़ा रहे थे, सर आप बहुत लेट आए थे, क्या बात कर रहे हो? अरे सब हो जाएगा, प्लीज वेट करो भैया, काहे टेंशन ले रहे हो? बहुत फास्ट अगर बैच देखना है तो रिकॉर्डेड बैच रखा है, जाके देख सकते हो। इतना फास्ट क्यों सोच रहे हो आप? अरे हम हैं भैया, भरोसा करो। कैसा लगा आपको बताओ? ये अमेजिंग फैक्ट बच्चों आपको कैसा लगा?
मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, और अपने अपने दोस्तों को प्लीज एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर करना। सब लोग क्लास को शेयर कर देना, सब लोग क्लास को लाइक कर लेना। अब आइयो बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हो गया, चलो आते हैं। अरे भैया भरोसा करो, अपने गुरु पर भरोसा करो, मंजिल तक पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। टेंशन ना लो। अच्छा मेरे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम आपको मालूम है। मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि अंतिम हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, तो प्लीज मुझे बताओ कि हमारा टॉपिक कहां तक हो चुका है। टॉपिक बच्चों कहां तक हो चुका है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता सकते हैं कोई। एक बच्चे ने लिखा है कि सर हमारा जो टॉपिक है वो कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मानव का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे बच्चों। थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कि भैया आप लोग, क्योंकि भी बायोलॉजी में अभी कई दिनों से क्लासेस नहीं हुई है, तो पहले एक बार थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलो बच्चों टोस्ट है ना, टेस्ट शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताओ पोषण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पोषण के प्रकार, कमेंट बॉक्स में लिखो पोषण के प्रकार। तो मेरे बच्चे कहेंगे सर पोषण 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपसे पूछूं बच्चों कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कौन सा पोषण होता है। तो मेरे बच्चे ने कहा है हरे पौधे, हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। वह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि हरे पौधे में क्या करने की क्षमता होती है, या हरे पौधे में डॉट डॉट क्षमता होती है, तो हरे पौधे में क्षमता की अगर मैं बात करूं तो कौन सी क्षमता होती है। तो मेरे बच्चे हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है पौधों में। बच्चों प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहां से निकलता है, ऑक्सीजन कहां से निकलता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो गुरुदेव प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, O2 की बात करें, तो O2 निकलता है जल से। कहां से निकलता है, O2 निकलता है जल से, याद रखिएगा O2 जल से निकलता है। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कहना बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है हम कहते हैं किसको, हम कहते हैं पत्ती को, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और मैं पूछूं बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है। तो मेरे बच्चे अंगक कहा जाता है किसको, क्लोरोफिल को। किसको, नहीं अंग होता है पत्ती और अंगक होता है क्लोरोप्लास्ट बच्चों, माफ कीजिएगा, है ना, हरित लवक कह सकते हैं, हरित लवक, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। मेरे बच्चे पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो हरा क्यों होता है, तो हरा का कारण क्या लिखेंगे, हरा लिखेंगे क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे बच्चे ये बताओ कि अमीबा में कौन सा पोषण होता है, या अमीबा जो अपना पोषण ग्रहण करता है वो किस विधि द्वारा, तो अमीबा में पोषण की विधि होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण द्वारा वह भोजन ग्रहण करता है। अमीबा बच्चों है ना, अमीबा जो है, अमीबा में कौन सा पोषण होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीबा में कौन सा पोषण होता है, कौन सा पोषण, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा पोषण होता है। तो कहना बच्चों अमीबा में पोषण होता है प्राणी सम पोषण। क्या होता है, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण होता है। मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि ये बताओ कि गोबर के छत्ते में कौन सा पोषण होता है, गोबर के छत्ते में, तो कहना बच्चों गोबर के छत्ते में मृत जीवी पोषण होता है। अमर बेल के पौधे में क्या होता है, अगर पूछे कि अमर बेल के पौधे में क्या होता है, तो अमर बेल के पौधे में होता है बच्चों परजीवी। क्या होता है, परजीवी होता है, आपको पता होना चाहिए। अमर बेल के पौधे में परजीवी होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला हमारा नंबर 12 आता है। नंबर 12 में क्या लिखा है, नंबर 12 में लिखा है कि मनुष्य का जो बच्चों आहार नाल है, आहार नाल की लंबाई कितनी है बताओ, आहार नाल की लंबाई, तो आहार नाल की लंबाई मेरे बच्चे 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर या बच्चों 32 फीट कहना, 32 फीट होता है। मेरे बच्चे हमारा जो आहार नाल है यानी कि भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है, पाचन शुरू कहां से होता है, तो शुरू कहना बच्चों मुख गुहा से। कहां से, मुख गुहा से शुरू होता है। नंबर 14 है बच्चों कि हमारे मुख में हमारे मुख में कितने दांत होते हैं, हमारे मुख में दांत कितने होते हैं, तो कहना बच्चों 32 दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर 15 पूछा गया है कि मेरे बच्चे हमारे मुख में
कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो कहना बच्चों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे बच्चे हमारा जीभ जो है, हमारे जीभ में जो बच्चों छोटे छोटे है ना, जो छोटे छोटे कनिकाएं होती हैं या फिर कलियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जो हमारे 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 जीभ में जो छोटे छोटे बूंदे बूंदे कण की तरह बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे बच्चे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां कहते हैं। मेरे बच्चे हमारा जो ग्रास नली है वो कितने भागों में बटा है? ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली, वो कितने भागों में बटा है? सर ग्रास नली हमारे 2 भागों में बटा है। बोलो कौन कौन सा? हमारा ग्रास नली जो है वो 2 भागों में बटा है। बोलो कौन कौन सा? पहला होता है मेरे बच्चे, पहला होता है निगल द्वार। क्या होता है? निगल द्वार। पहला होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। पहला होता है निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। बच्चों ये बताओ कि हमारा जो निगल द्वार है ये किस लिए होता है, किसके लिए स्पेशल है? तो निगल द्वार है बच्चों भोजन के लिए। निगल द्वार किसके लिए है? निगल द्वार है भोजन के लिए। और कंठ द्वार किसके लिए बताओ? कंठ द्वार किसके लिए है गुरुदेव? कंठ द्वार है श्वसन के लिए। श्वसन के लिए। बच्चों इन दोनों को है ना, एक को बंद करना, एक को खोलना, एक को बंद करना, एक को खोलना, ये काम किसका है? किसका काम है कि एक को बंद करना, एक को खोलना? कहना बच्चों एपीग्लोटिस। किसका है? एपीग्लोटिस है ना, एपीग्लोटिस का ना। एपीग्लोटिस नाम का एक बच्चों यहाँ पर हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एक एपीग्लोटिस है जो बच्चों क्या करता है? एक को खोलता है, एक को बंद करता है। ठीक है ना। आगे हम बात करें कि बच्चों निगल द्वार जो है वो किससे जाकर जुड़ा है? निगल द्वार हमारा किससे जाकर जुड़ा है? प्लीज एक बार बताएंगे गुरुदेव। निगल द्वार जो है, निगल द्वार हमारे अमाशय से जुड़ा हुआ है। निगल द्वार अमाशय से जुड़ा हुआ है। तो यहां तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। पप्पू, ज्योतिष, मनीष, विपिन, राना, अभिषेक, निशांत, आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे बताओ कि अगर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, एक बार दिल बनाकर भेज दो कि गुरुदेव बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची घटना है कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। बच्चों हम आ चुके हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं, बिल्कुल टेंशन ना लो। अगर यहाँ तक पढ़ चुके थे तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजें, कोई भी प्यारे से इमोजी मुझे भेजें कि सर यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़िए, कहानी शुरू करते हैं। बच्चों कहानी शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ये हमारा ग्रास नली है। और बच्चों ग्रास नली के बाद हमने बोला था ये हमारा ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो मेरे बच्चे ये हमारा अमाशय है। ये क्या है? अमाशय। और अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? तो मेरे बच्चे बताओ अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? तो सर इस तरह से होता है, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद मेरे बच्चे भोजन कहाँ जाएगा? तो आपने कहा है ना, आपने कहा गुरुदेव छोटी आंत के बाद भोजन जाता है। ठीक है, छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाएगा। और बच्चों बड़ी आंत के बाद भोजन रेक्टम में जाता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें एक प्यारा सा मेरे बच्चे, एक प्यारा सा यहां पर क्या होता है हमारा? ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को, ठीक है, सॉरी बच्चों, ठीक है, उतना प्यारा सा भी नहीं बन रहा है। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा और बड़ा करना था तो और प्यारा सा बनता। ठीक है, ये जल्दी से बताओ कि सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को, सर ऊपर वाले पार्ट को मुख गुहा कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इसे सर इसे ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये वाला पार्ट, ये वाला, सर इसे हम लोग अमाशय कहते हैं। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है बताओ? है ना सर, फिगर गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। फिगर बिल्कुल गलत है, मुझे पता है, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिगर ऐसा है ही नहीं। आ जाओ, अमाशय के बाद मेरे बच्चे छोटी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद कहाँ? छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत में मेरे बच्चे। और बड़ी आंत के बाद सबसे लास्ट में बताओ, सबसे लास्ट में भोजन कहाँ से निकलता है बताओ? सबसे लास्ट में। हाँ मैं फिर से बना दूंगा फिगर, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है ना मेरे बच्चे, मैं फिर से बना दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो आप लोग?
ठीक है, तो बच्चों रेक्टम में कहाँ आता है, रेक्टम में आता है, रेक्टम में। और ये जो है हमारा लीवर है, इसे हम लोग यकृत कहते हैं। तो बच्चों पिछली क्लास में हमारा भोजन कहाँ तक आया था, बताइए मुझे, कहाँ तक भोजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग कि पिछली बार हमारा भोजन कहाँ तक आ गया था। मान लो भोजन चलना यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम लोग स्टडी यहाँ का कर लिए थे, यहाँ तक का स्टडी कर लिए थे, यहाँ तक का। अब भोजन मेरे ख्याल से अमाशय में आना चाहिए, मेरे ख्याल से भोजन अमाशय अमाशय में आना चाहिए, है ना, अमाशय अमाशय में भोजन आना चाहिए। ठीक है, हाँ सर सही है सब लोग कह रहे हैं सर कि रेक्टम में अमाशय में भोजन आना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, अमाशय में भोजन आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले, ये हमारा अमाशय है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अमाशय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। ये हमारा अमाशय है मेरे बच्चे, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा अमाशय है, यानी पेट जिसको बोलते हैं, बाहर हम लोग, है ना, इसी ना पेट हमारा, मेनली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक छूट गया था बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे मुख गुहा में किसका पाचन होता है, या हमारे मुख गुहा में ही किसका पाचन हो जाता है। तो कहना बच्चों, नोट देके लिख दो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है, मुख गुहा में ही हो जाता है, मुख गुहा में ही हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख गुहा में ही हो जाता है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में सर, आज पढ़ने वाले हैं अमाशय के बारे में। दूसरा, इसको देखकर बताओ इस वाले फिगर को हम क्या बोलेंगे मेरे छोटे, ये जो आप देख रहे हैं अमाशय से जो निकला है, इस वाले को आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ सर। इसे कहते हैं छोटी आंत, है ना, छोटी आंत। तो अमाशय के बाद हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में सिर्फ हम इसके बारे में बात करें, सिर्फ हम इसके बारे में करें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय के बाद ये होता है बच्चों बड़ी आंत। तो हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, लीवर। ये क्या है, लीवर है हमारा, यकृत है बच्चों, यकृत है जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। फिर हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे और बाकी भी कुछ होगा उसके बारे में पढ़ने वाला। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले ठीक है, दंत अस्थि सब पढ़ लिए थे, ग्रास नली, ग्रासय, अमाशय। आइए स्टार्ट करें बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि अमाशय के बारे में, यह एक चौड़ी थैली है ना, यह मेरे बच्चे, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होता है, अनुप्रस्थ दिशा में फैलती है। सबसे पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हमारा जो अमाशय है वो किस दिशा में फैली होती है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दिशा कौन सी है, प्लीज बताओ दिशा कौन सी है ना बच्चों, अनुप्रस्थ दिशा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारा जो अमाशय है वो किस दिशा में फैला होता है, कहना अनुप्रस्थ दिशा में। लिखा है अमाशय का अग्रभाग यानी अगला भाग कार्डी एक, और बच्चों इसका पिछला भाग पाइलिडिक कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है ना। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव हैं कि बताओ बच्चों अमाशय की दिशा, कहना बच्चों अमाशय की दिशा है अनुप्रस्थ दिशा। अमाशय के 2 भाग होते हैं। मान लो बच्चों ये हमारा अमाशय है, मान लो ये हमारा क्या है, अमाशय है, तो ये बताओ इसका अगला भाग क्या कहलाएगा, अगला भाग। तो जो अगला भाग है इसका, ये अगला भाग है, अगला भाग को बच्चों कार्डी एक कहा जाता है, अगला भाग को कार्डी एक कहा जाता है। और जो अमाशय का पिछला भाग, इसे क्या कहते हैं, पिछला भाग को पाइलेरिक कहा जाता है। तो अगला भाग को बोलेंगे कार्डी एक और पिछले भाग को पाइलेरिक, अगले भाग को कार्डी एक और पिछले भाग को पाइलेरिक कहेंगे। इसकी दिशा क्या है बच्चों, इसकी दिशा है अनुप्रस्थ दिशा। क्या है बच्चों जल्दी बताओ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ दिशा कहेंगे इसको, अनुप्रस्थ दिशा कहेंगे। ठीक है, चलो यहां से 3 चीजें हमने देखी। आगे है बच्चों बीच का भाग, है ना, बीच का भाग बच्चों फुंडरिक, है ना, फुंडिक, है ना, क्या लिखा है, फुंडिक भाग कहलाता है। खैर ये पूछा नहीं गया है कभी। आगे बढ़ते बच्चों, आगे लिखा गया आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार, है ना, पिलिथियम, पिलिथियम कोशिकाओं का अस्तर होता है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, अमाशय के अंदर की बात करें सर, अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ दिशा का मतलब ये होता है कि मेरे बच्चे, ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये चारों तरफ फैला हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फैला हुआ है। अगला यहां पर पूछा गया है कि मेरे बच्चे इसके जो अंदर की कोशिका होती है, इसके जो अंदर की
कोशिका होती है वो बच्चों कोशिका कौन सी होती है? तो एपिथेलियम कोशिका। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे, देखो खैर ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं मुझे पता है, फिर भी क्योंकि नहीं पूछा कभी, बताओ इसके अंदर की जो कोशिका है, इसके अंदर की जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है ना? अमाशय के अंदर की जो कोशिका है मेरे छोटे भाई बहन जल्दी बताओ कौन सी कोशिका है? गुरुजी इसके अंदर की जो कोशिका है, यहाँ लिखा गया है बहुत प्यार से कि इसके अंदर की जो कोशिका है उस कोशिका का नाम है ना, एपिथेलियम। क्या नाम है? एपिथेलियम कोशिका इसके अंदर में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं, इन धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर का निर्माण करती हैं। बच्चों आपसे अगर पूछा जाएगा जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं, ये कोशिकाएं जहां जहां धंसी हुई हैं, ये कोशिकाएं जहां जहां धंसी हुई हैं वहां बच्चों किस ग्रंथि का निर्माण होता है बताओ? मान लीजिए ये हमारा अमाशय है, मान लेते हैं मेरे बच्चे ये क्या है? हमारा अमाशय है। मान लीजिए ये हमारा अमाशय है। अब अमाशय में, अमाशय के अंदर कौन सी कोशिका है? सर इसकी जो कोशिका है एपिथेलियम की कोशिका है। कौन सी है बताओ? सर एपिथेलियम, एपिथेलियम कोशिकाएं हैं। और ये कोशिकाएं जहां जहां धंसी हुई हैं, जहां मान लो इस तरह से धंसी हैं, जहां जहां पर धंसी हुई हैं बच्चों, जहां जहां पर भी ये धंसी हुई हैं, ये किसका निर्माण करती हैं? सर जहां धंसी हैं ये जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जहां भी धंसी हैं यहाँ पर जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। जहां भी धंसी हैं वहां पर जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी जठर ग्रंथियां हैं, जहां जहां पर एपिथेलियम कोशिकाएं धंसी हैं वहां जठर ग्रंथि बना है। और जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है बच्चों म्यूकस, है ना, श्लेष्मा छोड़ो, पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है मेरे बच्चे अम्लजन, है ना, भित्तीय अम्लजन, और तीसरा होता है ना जाइमोजिन। 3 प्रकार की कोशिकाएं से बनी है। हमारी जठर ग्रंथियों में कितनी कोशिकाएं होती हैं बोलो? हमारी जठर ग्रंथियों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो बच्चों 3। अगर आपसे पूछा जाए जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं, है ना, जठर ग्रंथि के कोशिकाएं बताओ कितने बार की होती हैं? कोशिकाएं मेरे बच्चे हमारे जो जठर ग्रंथि बने हैं वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं? कहना 3। याद कर पाओगे? याद होगा बताओ? सर बहुत कठिन है, याद होगा? मेरे बच्चे कितना भी कठिन हो लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला म्यूकस, नंबर 1 सबसे पहला, सबसे फर्स्ट है जिसका नाम है बच्चों म्यूकस ग्रंथि, है ना, म्यूकस सबसे फर्स्ट है म्यूकस। नंबर दूसरा, पहला है म्यूकस, दूसरा है अम्लजन, दूसरा क्या है? दूसरा है अम्लजन। और तीसरा मेरे बच्चे, नंबर तीसरा में क्या है? तीसरा में लिखा गया है जाइमोजिन। क्या लिखा है? जाइमोजिन, जाइमोजिन। बच्चों 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर हमारा 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर हमारा जठर ग्रंथि बना होता है। बच्चों बहुत खतरनाक है, याद करो फटाफट से। 3 तरह की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? फिर एग्जाम में पूछा गया क्या? अभी तक तो नहीं पूछा गया है, पर कभी अगर आ जाता है कि हमारी जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है तो कहना बच्चों 3। सबसे फर्स्ट बताओ, नंबर 1 बताना सर। पहला है म्यूकस, दूसरा अम्लजन, तीसरा जाइमोजिन। 3 तरह की कोशिकाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। आगे लिखा है बच्चों कि यहां पर लिखा गया है इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। बच्चों अब ये तीनों कोशिकाओं से मिलकर जो रस निकलता है, इन तीनों कोशिकाओं से मिलकर जो रस निकलता है उस रस को क्या कहते हैं? लिखा है ना कि इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का, स्राव मतलब होता है जो निकलता है, स्राव का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? मान लीजिए कि मेरे पास 3 है, एक कोशिका यहां है, एक यहां है और एक यहां है। इसका नाम है बच्चों म्यूकस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अम्लजन। इसका है जाइमोजिन।
मेरे बच्चे यहां से कुछ रस निकलता है, ध्यान दो, यहां से कुछ रस निकल रहा है, यहां से कुछ निकल रहा है, और ये रस जब तीनों एक जगह जमा कर देंगे तो बच्चों इस रस को क्या बोलेंगे? जब ये तीनों से रस निकल जाएगा तो इस रस को क्या कहा जाएगा? सर इसी रस को कहा जाएगा जठर रस। क्या कहेंगे? इसी को बच्चों जठर रस कहते हैं। जठर मतलब पेट में जो रस निकलता है जिससे हमारा भोजन पचता है, जिससे हमारा भोजन पचता है, हम इसे जठर रस कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो प्लीज एक बार कुछ प्यारा सा इमोजी भेज देंगे कि गुरुदेव यहां तक समझ में आ गया है। कि देखिए बहुत सिंपल है कि हमारा जो अमाशय है, जो पेट है, वो बच्चों अनुप्रस्थ दिशा में बढ़ता है। नंबर एक, सबसे पहला अगला भाग उसका जो हमारा अमाशय है उसका अगला भाग कार्डिएक, पिछला भाग पाइलिडी कहलाता है। और उसकी जो कोशिकाएं हैं, जो दीवार है, वो बच्चों एपिथिलियम का बना होता है। एपिथिलियम में जहां जहां गड्ढा है वहां जठर ग्रंथि बना है। जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला हमारा है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो नंबर एक ना फर्स्ट है म्यूकस, दूसरा हमारा है अम्लजन, और तीसरा हमारा है जाइमोजिन। अब इन तीनों से जो रस निकलता है, जो स्राव होता है, ये तीनों के स्राव मिलकर के जठर रस कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि जठर रस क्या करता है तो आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं आप क्या? जठर रस क्या करेगा? जठर रस भोजन को पचाता है। जठर रस क्या करता है? भोजन को, यदि बताओ, भोजन को क्या करता है? पचाता है। मेरे बच्चे जठर रस जो होता है ये भोजन को पचाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग बनाएंगे बहुत सारे। लिखा गया नेक्स्ट आगे बच्चों, लिखा है कि अब जो जठर रस हुआ मेरे बच्चे, अब ये जो तीनों से निकला, इन तीनों से जो निकला और तीनों से मिलकर बना जठर रस, अब ये जठर रस में क्या क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा, है ना? चलो, एक बच्चे ने प्यार से कमेंट किया, गुरुदेव क्या सोते समय हमारा रक्त स्थिर रहता है या इधर उधर जमता है? मेरे बच्चे स्थिर कभी नहीं रहता है। क्या बात करते हैं? स्थिर रहेगा तो फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बच्चों आप बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि सोते समय हमारा रक्त स्थिर रहता है? कभी नहीं बच्चों, कभी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आगे लिखा है मेरे बच्चे, अब ये जो जठर रस है इसमें क्या होता है इसको ध्यान से पढ़ना। लिखा है बच्चों जो हमारा जठर रस है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सबसे पहले HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस 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 तथा पेप्सिनोजेन होता है। मेरे बच्चे इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या आप बता पाओगे कि हमारे जठर रस में क्या क्या होता है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने हमें ऐसा बना दिया घोल, इसमें लिख दिया जठर रस। अरे इसमें क्या लिख दिया आपने? इसमें आपने जठर रस लिख दिया। अब इस जठर रस में क्या क्या होता है कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कौन बता सकता है कि हमारे पेट में जो रस होता है, जो भोजन को पचाता है, उसमें क्या क्या मिला होता है? जठर रस में क्या क्या होता है जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर कि जठर रस में जो जठर रस हमारे पास है पेट में, इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला नंबर 1 में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है बच्चों। खतरनाक बात है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नंबर दूसरे की अगर हम बात करें, नंबर दूसरा में म्यूकस रस भी होता है। म्यूकस या सलेमा बना है ना, इसमें म्यूकस भी होता है। नंबर तीसरे की बात करें तो बच्चों है ना पेप्सिनो ना, क्या था नंबर तीसरे में था पेप्सिनोजेन, है ना, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो किसी कार्य का नहीं है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, है ना, पेप्सिनोजेन है ना। अरे बच्चे ये 3 तरह की चीजें होती हैं, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। तो याद रखना कि हमारा जो जठर रस है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस में क्या पाया जाता है? तो 3 चीजें बोलो, कौन कौन सा? पहला बोलो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर दूसरा बोलो म्यूकस, और तीसरा बोलो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। 3 चीजें होती हैं। अब बच्चों चलिए देखते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चीजें क्या करती हैं? अभी हमने देखा कि हमारे जठर रस में 3 चीजें होती हैं, पर क्या आप अब ये जानना चाहेंगे कि ये 3 चीजें क्या करती हैं हमारे शरीर में? बढ़िया आगे प्लीज सर लिख के पढ़ाओ। यहां बच्चों प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो, नेक्स्ट चैप्टर से हम सब कुछ लिख के पढ़ा देंगे, ठीक है? थोड़ा सा नेक्स्ट लिखा गया है यहां पर बच्चों, एक भी चीज छूटना ना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लिखा गया है बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। जो बच्चों 3 तरह की कोशिकाएं थी, आपको पता होना चाहिए 3 कोशिकाएं थी, बोलो कौन कौन सा? पहला म्यूकस, दूसरा अम्लजन, और तीसरा था मेरे बच्चे, पहला म्यूकस, तीसरा अम्लजन, और ना पहला म्यूकस, दूसरा अम्लजन, तीसरा क्या था? है ना, तीसरा का
क्या नाम था, जाइमोजिन। 3 कोशिकाएं हैं, 3 में से सबसे पहला देखो फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक कहां से निकलता है बताओ। हमारे पेट में जो HCl है वो कहां से निकलता है, कहना बच्चों अम्लजन कोशिका से। अम्लजन कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय, है ना, सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। अब एक चीज और खतरनाक आपने देखा बच्चों कि हमारे जठर रस में 3 चीजें हैं। आपने देखा बच्चों कि हमारे जठर रस में 3 चीजें हैं। आपने देखा पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक और म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। लेकिन जैसे ही बच्चों, जैसे ही HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से बनना मिलता है तो वो उसे किस में कन्वर्ट करता है बताओ। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि बताओ भैया कि हमारे पेट में HCl है और जैसे ही ये निष्क्रिय मतलब बिना काम करने वाले निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से मिल जाता है, पेप्सी है ना, पेप्सिनोजेन, जैसे ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से मिलता है तो ये क्या बनाता है। आप कहोगे सर देखो जैसे इसमें HCl मिला दोगे तो ये निष्क्रिय नहीं होगा, ये सक्रिय हो जाता है, यानी कुछ काम कर सकता है। तब ये निष्क्रिय नहीं, ये सक्रिय बनेगा। सक्रिय पेप्सिनोजेन से ये बच्चों ये हमारे पेप्टोन में बदल जाता है, पेप्सिन में, माफ कीजिएगा, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल जाता है, पेप्सिन में, है ना मेरे बच्चे, पेप्सिन में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे पेप्सिन का क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे वो हमारे प्रोटीन को पचाता है, वो आगे जाकर आप देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना कि मेरे बच्चे एक एंजाइम बनाता है, क्या कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। आगे लिखते हैं बच्चों, आगे हमारा लिखा गया है कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। अब मेरे बच्चे पेप्सिन जो है, ध्यान रखिएगा, पेप्सिन जो है जैसे ही प्रोटीन में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, आंसर भेजिए आंसर, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पाचन, आंसर भेजिए जल्दी से। तो कहना बच्चों प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम, कौन सा बच्चों, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम करता है। मेरे बच्चे जब प्रोटीन में जब प्रोटीन में पेप्सिन मिलता है, मेरे बच्चे मान लो मेरे पास है प्रोटीन और इसमें मिला देते हैं कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन। जब बच्चों प्रोटीन में पेप्सिन मिलता है तो क्या बनता है बताओ, जब प्रोटीन में पेप्सिन एंजाइम मिलेगा, जब मिलेगा तो ये प्रोटीन को किसमें, ये मेरे बच्चे यहां लिखा गया ना शुद्ध भाषा में कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन बना देता है। तो मेरे बच्चे प्रोटीन को क्या बनाता है ना, प्रोटीन को बना देता है पेप्टोन, है ना, पेप्टोन, याद रखना ये इसे पेप्टोन बना देता है। यहां से 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है। 2000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार करते हैं आप लोग मुझसे, है ना मेरे बच्चे। क्लियर है तो मुझे एक बार दिल बनाकर भेजो, कोई इमेज भेजो कि गुरुदेव यहां से मैं बिल्कुल क्लियर हूं। 2-3 चीजें मुझे पता चल गया कि हमारा जो जठर रस होता है उसमें 3 तरह के रस होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा होता है म्यूकस और तीसरा होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। मेरे बच्चे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है ये आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों नंबर, इसका 2 आंसर देंगे। पहला तो हम कहेंगे ये हमारे आमाशय में होता है। मेरे बच्चे अगर आपसे पूछे कि HCl कहां से निकलता है, बोलो तो HCl कहां से निकलता है, HCl कहां से निकलता है, तो बच्चों हम कह सकते हैं सिंपली बात है भैया HCl आमाशय से निकलता है। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि HCl हमारे जठर ग्रंथि से निकलता है, जठर रस में होता है ना, जठर ग्रंथि से निकलता है ना, ये भी आप कह सकते हो कि HCl बच्चों जठर ग्रंथि से निकलता है, आमाशय से निकलता है, है ना। अगर ऑप्शन में और एक चीज और हो कि बच्चों यह किस कोशिका से निकलता है, तो बताओ कि ये, है ना, ये किस कोशिका से निकलता है, प्लीज मुझे बताओ कि ये किस कोशिका से निकलता है। तो आप कहोगे सर कोशिका, सर पहले ऐसे पढ़ाओ, बिल्कुल मेरे बच्चे काहे टेंशन ले रहे, रुक जाओ ना। किस कोशिका से निकलता है, ये किस कोशिका से निकलता है बच्चों, मैंने बताया था कि ये जो होता है मेरे बच्चे, एक तो होता है म्यूकस, पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है क्या, अम्लजन। ये मेरे बच्चे अम्लजन कोशिका से निकलता है, अम्लजन कोशिका से निकलता है।
अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो बता दीजिए हाँ सर। तो बच्चों आप अम्लजन कोशिका भी कह सकते हैं, अमाशय ऑप्शन में है तो अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक कह सकते हैं, या बच्चों आप जठर ग्रंथि से भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। याद रखना कि जठर ग्रंथि कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जठर ग्रंथि कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो यहां भी आंसर कहना बच्चों कि जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर आपसे पूछे कि जठर है ना, जठर रस में जठर ग्रंथि से क्या है ना, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी बच्चों 3 प्रकार के रस होते हैं, आपको मालूम है 3 प्रकार के रस यहाँ पर होते हैं। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि हमारे प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। पेप्सिन बच्चों कैसे बना है, तो सर आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिन कैसे बना है। पेप्सिन से पहले क्या था, पेप्सिनोजेन था, पेप्सिनोजेन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने से पेप्सिनोजेन बच्चों क्या है ना, पेप्सिनोजेन जो है वो निष्क्रिय है, जैसे उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तब वो सक्रिय पेप्सिन बन जाता है, और पेप्सिन बच्चों प्रोटीन में कार्य करके उसे पेप्टोन बना देता है। इसलिए हम एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है या प्रोटीन को पचाता है, तो आंसर हम लिखते हैं पेप्सिन बच्चों। क्या लिखते हैं, पेप्सिन। क्लियर है, बताओ क्लियर, यस। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, लिखा गया है आगे लिखा गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जीवाणु नाशक, यानी जितने भी जीवाणु सबको मारता है, नाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। मेरे बच्चे यहां से 2 क्वेश्चन याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जीवाणु नाशक की तरह काम करता है ना। जीवाणु नाशक की तरह काम कौन करता है, तो कहना बच्चों HCl, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा पूछा जाएगा कि बच्चों हमारे पेट के बैक्टीरिया को कौन मारता है, हमारे पेट के बैक्टीरिया को कौन सा अम्ल मारता है, यहां पर भी आप आंसर चिपका दीजिएगा HCl। लिखा गया है आगे बच्चों, आगे लिखा गया है म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम जो पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। बच्चों देखो कितना प्यारा प्यारा सा यहाँ क्वेश्चन निकल रहा है। मैं आप लोगों से जो आपने पढ़ा, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत मजा आएगा। मुझे बताना कि मेरे बच्चे, पहला मैंने बताया कि हमारा जो जठर ग्रंथि है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, प्लीज मुझे बताओ। आप कहेंगे सर इतना तो हम लोग जानते हैं कि जठर ग्रंथि जो है वो 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। बोलो कौन कौन सा। सबसे पहला आप कहेंगे, सबसे पहला म्यूकस कोशिका। कौन सी कोशिका, म्यूकस कोशिका, सबसे पहला है म्यूकस कोशिका। दूसरा आप कहेंगे सर दूसरी कोशिका का नाम है, दूसरी कोशिका का नाम क्या है, पहला म्यूकस है, दूसरा का नाम है मेरे बच्चे अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, और तीसरा का नाम क्या था, तीसरा का नाम क्या था है ना, नंबर तीसरा का क्या था है ना, जेमिनोजेन, क्या था तीसरा का नाम था मेरे बच्चे, जाइमोजिन है ना, जाइमोजिन तीसरा था मेरे बच्चे, जाइमोजिन कोशिका। आपने देखा बच्चों कि ये 3 कोशिकाएं हैं और सबसे अलग अलग प्रकार के अम्ल भी निकलते हैं। मेरे बच्चे अब बताओ कि भी आपने जस्ट पढ़ा कि बच्चों म्यूकस से क्या निकलता है, म्यूकस से क्या निकलता है, जल्दी बताओ है ना मेरे बच्चे। सॉरी, अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है, सर अम्लजन कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, तो अभी जस्ट यहां लिखा था कि मेरे बच्चे, यहां लिखा है ना कि म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। तो बच्चों म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, प्लीज मुझे कोई बताइए। सर म्यूकस कोशिका से म्यूकस रस निकलता है, म्यूकस बोल सकते हैं, म्यूकस बोलो या फिर म्यूकस रस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चे। अब ध्यान दो, निकलता है, इससे म्यूकस रस निकलता है, इससे म्यूकस रस निकलता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपने देखा था, आपने अभी एक चीज देखा था है ना, यहां पर कहीं लिखा गया था मेरे बच्चे, ध्यान देते हैं कि यहां पर लिखा गया था कि मेरे बच्चे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा पेप्सिनोजेन। तो यहां पर बात क्लियर हो गया, बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि बच्चों जाइमोजिन कोशिका से क्या निकलता है,
जाइमोजिन कोशिका से क्या निकलता है? प्लीज एक बार दिमाग लाकर मुझे बताना कि सर देखो जाइमोजिन कोशिका से क्या निकलेगा, जाइमोजिन कोशिका से क्या निकलेगा सर? यहां से म्यूकस निकला, यहां से हाइड्रोक्लोरिक, तो जाइमोजिन कोशिका से निकलेगा पेप्सी पेप्सी पेप्सिनोजेन। यहां से मेरे बच्चे पेप्सिनोजेन निकलता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, है ना, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निकलता है। ठीक है, आपने देखा कि इससे मेरे बच्चे निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निकलता है। अब ये दोनों जो है, ध्यान देना, ये दोनों, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ये दोनों हमारे आमाशय की दीवार के लिए खतरा है। ये दोनों मेरे बच्चे किसके लिए खतरा है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? ये जो हमारा आमाशय होता है, ये जो हमारा आमाशय है, ये जो हमारा आमाशय है, इसके दीवार के लिए, ये जो आमाशय की दीवार है, इस दीवार के लिए ये दोनों खतरा है। क्यों? अगर ये दोनों हमारे दीवार में सट जाएगा, हमारे पेट के दीवार में अगर ये दोनों सट जाएगा बच्चों, तो ये पेट के चमड़े को गला देगा। आप डर गए होंगे पूरा, आप मेरे बच्चे डर गए होंगे, ये क्या कर देगा? गला देगा। अगर ये दोनों हमारे आमाशय के सतह पर सट गया, अगर आमाशय की सतह पर सट गया, तो वो पेट की चमड़ी को गला सकता है। बच्चों आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक इतना खतरनाक होता है, HCl एसिड बच्चों इतना खतरनाक होता है कि यदि इसमें हम ब्लेड रख दें, क्या रखते हैं? ब्लेड, जिससे दाढ़ी बनाते हैं ना, ब्लेड, अगर हम उस ब्लेड को रख देते हैं तो 5 मिनट के अंदर ब्लेड को गला सकता है। कौन कौन बच्चे सुने? हाथ उठाओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बात को सुना है कि सर मैंने भी सुना है कि सर HCl इतना खतरनाक होता है कि 5 मिनट के अंदर जो है वो गला सकता है। सुना आपने? यस और नो? ठीक है, तो बच्चों 5 मिनट के अंदर जो है वो गला सकता है, ये चीज आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर चीजों को गला सकता है। तो मेरे बच्चे हमने बताया तो इसलिए इन दोनों को मेरे बच्चे, इन दोनों को दीवार से दूर रखता है कौन? बताओ। इन दोनों को दीवार से दूर रखने का काम किसका है? इन दोनों रस को दीवार से दूर रखने का काम किसका है? तो दूर रखने का काम है म्यूकस रस का। तो म्यूकस रस क्या करता है? इन दोनों के साथ मिलकर इसे कम पावरफुल बना देता है, या इन दोनों को दीवार से दूर रखता है। हम आगे यही चीज को सीखने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज एक बार शेयर करना, सभी लोग, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया मेरे बच्चे, सब लोग क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि कम से कम 400 बच्चे ऐसे हैं जो भूल गए हैं कि गुरुजी लाइव आ चुके हैं। उन्हें भी बुलाओ जल्दी खींच करके हम समझ गए। बच्चों एक क्वेश्चन और है यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि हमारे आमाशय में प्रत्येक दिन कितना जठर रस निकलता है? कितना वजन है बच्चों रस का? कितना रस निकलता है ना? कितना रस निकलता है? तो आप कहेंगे सर हमारे जठर, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर? बताओ। 3 लीटर जो है रस हमारे पेट से निकलता है। बच्चों आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। समझ गए हैं आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक, कभी कभी क्या तो ज्यादा निकल जाता है। आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसा घाव अल्सर कहलाता है। मेरे बच्चे अक्सर आप लोग सुने होंगे, अक्सर आपने सुने होंगे कि आपने सुना है कि आपके आसपास में किसी को अल्सर बीमारी हुई है? बताओ हाँ या ना। यस बच्चों, आप लोग जरूर सुने होंगे। मेरा एक दोस्त था, मैं उनका नाम यहां पर शायद नहीं बता सकता हूं। मेरा एक दोस्त था, उसको अल्सर बीमारी हो गया था। अब उस समय हम लोग जब 10th में पढ़ते थे तो हमें नहीं पता था कि अल्सर ये हुआ कैसे है। तो बच्चों अल्सर में कुछ नहीं होता है। पहली बात, अल्सर बीमारी होती कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछे तो कहना गुरुदेव देखो अल्सर बीमारी होती है पेट में। कहाँ होती है? पेट में होती है। अब ध्यान दीजिए, हमारे आमाशय में होती है। देखो आमाशय में क्या होता है, आप उनको समझा सकते हो। देखिए कि आमाशय में क्या होता है ना, कि आमाशय में 3 तरह के, है ना, हमारे आमाशय में, यानी आमाशय को हम लोग जठर भी कहते हैं, जठर। तो जो जठर ग्रंथि है, ये जठर ग्रंथि है, इसमें निकलते हैं जठर रस। क्या कहना बच्चों? निकलते हैं जठर रस। और जठर रस में 3 तरह के रस होते हैं। कितने तरह के होते हैं? बोलो 3 तरह के। बोलो कौन कौन सा? सर पहला रस होता है HCl, दूसरा रस होता है म्यूकस, और तीसरा रस होता है तीसरा होता है बच्चों, है ना, पेप्सिनोजेन। ये 3 रस होता है।
इन 3 रस में ये दोनों बच्चों, ये दोनों क्या है, ये दोनों अम्लीय है, ये दोनों क्या है, अम्लीय है, और ये है जो इसे सुरक्षा करता है। इसमें 2 अम्लीय हैं, इसमें 2 मेरे बच्चे अम्लीय हैं, इसमें 2 अम्लीय हैं, जबकि एक सुरक्षा करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब अम्लीय रस यानी कि HCl और पाइलेना और पेप्सिनोजन अधिक निकलने लगता है, जब ये अधिक निकलने लगता है और मेरे बच्चे म्यूकस कम हो जाता है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि म्यूकस जो इस दीवार की, जो मेरे बच्चे जो हमारी दीवार है, जो हमारे सतह है, अमाशय का सतह, इसकी सुरक्षा करता है, इसकी संख्या कम होगी। अब सीधा समझो, चोर बढ़ेगा और बॉडीगार्ड कम होगा, तो चोरी होगा कि नहीं, हाँ या ना बताओ। अगर बच्चों चोर बढ़ जाए और बॉडीगार्ड की संख्या कम हो जाए तो घर में चोरी होगा कि नहीं होगा, हाँ सर चोरी होगा। उसी प्रकार से जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन अम्ल बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है कि म्यूकस की कमी होती है। और जब ऐसा होता है बच्चों, जब ऐसा होता है तो हमारे पेट की जो दीवारें हैं, इसमें गोल गोल का है ना, इसमें गोल गोल टाइप का धब्बा धब्बा निशान बन जाता है। इसमें गोल गोल धब्बा धब्बा क्या बन जाता है बच्चों, निशान बन जाता है। अब ये जब निशान बनेगा तो इस निशान को क्या कहते हैं, इस निशान को मेरे बच्चे अल्सर बीमारी कहते हैं। अल्सर क्या कहते हैं, इसी को बच्चों अल्सर कहा जाता है। और आगे देखेंगे बच्चों कि कैसे अल्सर बीमारी बड़ा होकर बच्चों कैंसर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। वो आगे पढ़ेंगे, पहले भी सीख रहे हैं अल्सर को। तो आपने देखा बच्चों, अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि अल्सर बीमारी कैसे होती है, थोड़ा सा मुझे बताओ, तो क्या आप बता सकते हैं? कहेंगे देखिए हमारे अमाशय में, हमारा जो अमाशय यानी जठर ग्रंथि 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला है बच्चों कोशिका का नाम, फर्स्ट है म्यूकस, दूसरा है अम्लजन, और तीसरा हमारा कोशिका है जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है जाइमोजिन कोशिका। अब तीनों से 3 प्रकार के रस निकलते हैं। म्यूकस से म्यूकस निकलता है, अम्लजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और जाइमोजिन से निकलता है पेप्सिनोजन। इसमें से 2 बहुत अम्लीय हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक, एक है पेप्सिनोजन। ये दोनों की संख्या ना, ये दोनों जब कभी कभी पेट में ज्यादा निकलने लगता है तो इनकी सुरक्षा करना, इनसे हमें बचाता है म्यूकस। अगर ये दोनों रस हमारी दीवार में चिपक जाए, हमारी दीवार से सट जाए हमारे अमाशय के, तो उसे छेद भी कर सकता है, तो म्यूकस इसे बचाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादातर हमारा अम्लीय रस ज्यादा निकल जाता है पर म्यूकस कम हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, हमारे अमाशय की दीवार में थोड़ा थोड़ा गोल गोल टाइप का काला काला धब्बा पड़ जाता है, जिसे अल्सर कहा जाता है। हो गया? यस सर, हो जाएगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग समझ गए अल्सर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब ये क्यों होता है, क्या आपको पता है मेरे बच्चे? क्या आपको रीजन मालूम है? किसी बच्चे को क्या पता है ये क्यों होता है मेरे बच्चे? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों भूखा रहना। क्या रहना? भूखा रहना। भूखा रहना ये अक्सर उन बच्चों के साथ होता है, उन लोगों के साथ होता है जो अधिक देर तक भूखा रहते हैं। अगर आप भूखा रहते हैं तो आप में अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हम नहीं कहते, वैज्ञानिकों का मानना है। तो बच्चों कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो भूखा रहते हैं? हाथ उठाओ। नाश्ता करने का टाइम बताओ अपना, जल्दी। नाश्ता करने का टाइम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट कि सर मैं कितने बजे नाश्ता करता हूं या करती हूं। ठीक है, मम्मी ऐसे नहीं डांटती है, मम्मी पागल नहीं है। हम लोग को मम्मी कहती है बेटा खा लो खा लो, हम तो पागल है क्या मम्मी? कितना बार चिल्लाते रहती है खाना खा लो खा लो खा लो खा लो। खा लेंगे, भूख नहीं लगा तो नहीं खाएंगे। ये बच्चों मम्मी नहीं पढ़ी लिखी है, फिर भी मम्मी को पता है कि भूखे रहने से प्रॉब्लम होता है। मम्मी नहीं पढ़ी लिखी है, फिर भी मम्मी को पता है कि मेरे बेटे के भूखे रहने से प्रॉब्लम हो सकता है बेटे के। इसलिए बच्चों सोचो कि वो लोग नहीं पढ़े लिखे इतना ध्यान रखते हैं। तो प्लीज बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे से कोशिश करें कि एनी हाउ बच्चों 9:30 बजते बजते हाईएस्ट खा लो, उसके पहले खा लो। सबसे ज्यादा 9 हो गया, हाईएस्ट बच्चों मैं टाइम लिख देता हूं, 9 तक आपको भोजन कर लेना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आप नाइट में, अगर देखो ध्यान दो, अगर रात में बच्चों 9 बजे खाते हो तो दिन में 8 तक खा लो, यानी कि 11 घंटे तक में खाना खाना चाहिए आपको किसी भी हाल में। ज्यादा टाइम बहुत गलत है, रात के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बात को याद रखना कि जब से आप खाना खाते हो, अगर यहाँ पर 8 बजे खाए हो तो सुबह 7 बजे, 10 बजे खाए हो तो सुबह 9 बजे, 8 बजे खाए हो तो सुबह अगर रात में आपने 10 बजे खाया है तो 9 बजे, यानी आप इस बात को समझ लो कि आपको 11 घंटा से अंदर ही खा लेना चाहिए। अच्छा बच्चों आगे क्या लिखा है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा है अमाशय की दीवार में होने वाला इस प्रकार का घाव है ना, पेप्टिक
अल्सर कहलाता है। बच्चों अल्सर में भी कौन सा प्रकार है बताओ, अल्सर में भी ये कौन सा प्रकार का अल्सर है, तो कहना बच्चों पेप्टिक अल्सर, क्या बोलना, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहलाता है ना। वैसे 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 व्यक्ति जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रहते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। तो समझ लो, ऐसा मत करना मेरे बच्चे आज के बाद, ठीक है। आगे लिखा गया है कि अमाशय में, है ना, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। बच्चों आपने देखा हमारे अमाशय में प्रोटीन पचता है। प्लीज जो मैं पूछूं फटाफट बताना, हमारे अमाशय में प्रोटीन पचता है, उसे पचाता कौन है बताओ। हमारे अमाशय में जो प्रोटीन पचता है उसे पचाता कौन है। आप कहोगे सर देखो भैया प्रोटीन पचता है, इसको पटा, है ना, इसको पचाने का काम है किसका, पेप्सिन का। किसका है, पेप्सिन का। सर आपने देखा, देखो मैं एक बात बता रहा हूं सर, आपने इसके पहले कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया था, कहां पर बताओ, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को आपने पचा दिया था कहां पर, मुख गुहा में। मुख गुहा में ही आपने कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया था। अब आप कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया, फिर आप प्रोटीन को पचा रहे हो। प्रोटीन कहां पचता है, प्रोटीन को आप अमाशय में पचा रहे हो। अमाशय में आपने प्रोटीन को भी पचा दिया, आपने कार्बोहाइड्रेट पचा दिया, आपने प्रोटीन पचा दिया, अब आप फिर से पचाओगे किसको, वसा को। अब वसा की बात हो रही है, तो लिखा है अमाशय में प्रोटीन के अलावे भोजन का वसा भी पचता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन, बच्चों एक होता है आंशिक, है ना, आंशिक मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, अंशतः और पूर्णतः सुना होगा। अंशतः मतलब होता है थोड़ा सा, पूर्णतः मतलब पूरा। कहते हैं यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम, है ना, एंजाइम गैस्ट्रिक, क्या लिखा है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है ना। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो वसा है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो कहना बच्चों लाइपेज द्वारा। किसके द्वारा, ये कभी नहीं पूछा जाता है कौन सा लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ लाइपेज याद रखना। वसा का पाचन कौन करता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कहना लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है, लाइपेज, माफ कीजिएगा, लाइपेज, लाइपेज के द्वारा होता है। पूरा नाम है बच्चों इसका क्या, पूरा नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है बच्चों, पूरा नाम है गैस्ट्रिक, देखो ध्यान से, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में बदल देता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लई की तरह हो जाता है। अब इतना काम होने के बाद जो हम भोजन खाए हैं वो कैसा बन गया बताओ, मुख गुहा से ग्रास नली निगल द्वार होते हुए अमाशय में आया। अब अमाशय में भोजन कैसा हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया। अब जो हम भोजन खाए हैं वो भोजन लई की तरह हो गया, गाढ़े लई। भोजन जो है हम कुछ भी खाएं अमाशय में ही वो भोजन लई की तरह बन जाता है। भात खाइए भात लई बन जाएगा, चूड़ा खाएं चूड़ा लई बन गया, रोटी खाएं रोटा लई, है ना, रोटी लई बन गया, सेब खाएं, कुछ भी खाओ भैया लई की तरह बन जाता है। आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है जिसे मेरे बच्चे, जिसे काइम कहते हैं, है ना, जो भोजन लई की तरह होता है उसे क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे काइम कहते हैं। आगे लिखा है मेरे बच्चे, काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। बच्चों अब भोजन कहां पहुंच गया बताओ, गुरुदेव अब भोजन छोटी आंत में पहुंच गया। तो हम लोग भी चले बच्चों। सर ऑपरेशन के समय कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही कैंची अगर कोई घाव पर सट जाता है तो डेंजर होता है, ऐसा क्यों। मेरे बच्चे जब कैंची का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके सारे कीटाणु को पहले स्प्रे करके साफ कर दिया जाता है, तब कैंची सटाते हैं, आप देखे होंगे। और नॉर्मल कैंची जो हम लोग सटाते हैं उसमें कोई साफ सुथरा नहीं करते हैं। अगर आप कभी ऑपरेशन के टाइम देखे होंगे डॉक्टर को, तो पहले उसको गर्म पानी में, पहले जितने भी उसके मतलब कि यंत्र होते हैं सबको गर्म पानी में धोते हैं, उसके ऊपर से स्प्रे चलाते हैं, तो साफ करते हैं फिर सटाते हैं, ये चीज अंतर है। आ जाओ अब हम लोग कहाँ चले गए बताओ। अब बच्चों हम लोग छोटी आंत में जाएंगे, उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ। अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चे ध्यान देना, यहां तक समझ में आया आपको कि जो भोजन हमारा पूरी तरह से लई की तरह बन जाता है इसे हम लोग काइम कहते हैं। अगर यहां तक समझ गए हैं तो एक प्यारा सा इमोजी भेज दीजिए मुझे जल्दी से कि सर यहां तक हम लोग समझ गए। रोहित जी फटाफट गणित के सारे फॉर्मूले एक जगह दे दो पहले से फॉर्मूला है दिया हुआ, आप एप्लीकेशन पे जाओ पुराने नोट्स में देख लो। यहां तक समझ में आ गया तो मुझे बताओ जल्दी से, यस सर समझ में आ गया। चलिए छोटी आंत में, अब हम लोग छोटी आंत में चलेंगे
यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो आ जाओ मेरे बच्चे। छोटी आंत में तो आप लोगों को मैंने जैसा कि दिखाया, ये जो भोटी होता है ना, ये जो लंबे मतलब बहुत पतली पतली वोट है ना, भोटी होता है ये हमारी छोटी आंत है। क्या फिगर आप समझ गए? ये छोटी आंत कौन सा है? ये हमारे छोटी आंत है बच्चों। ये जो आप छोटे देख रहे हैं ना, ये लंबा पाइप है, यही सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे हमारे आहार नाल में सबसे बड़ा कौन है, तो ये सबसे बड़ा है मेरे बच्चे। ये सबसे बड़ा याद रखना, छोटी आंत, यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है, छोटी आंत। अब बच्चों हमारा जो पाचन, सबसे अधिकांश पाचन हमारे भोजन का सबसे अधिकांश भाग कहाँ पहुंचता है ना, कहाँ पचता है बताओ? अधिकांश भाग कहाँ पचता है? तो लिखेंगे यही बच्चों हमारा, हमारे भोजन का अधिकांश भाग पचता है। अधिकांश भाग का पाचन कहाँ होता है? तो अधिकांश भाग का पाचन यही होता है। इस चीज को याद रखना, यही हमारा अधिकांश भाग पचता है। और मेरे बच्चे इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? लंबाई 6 मीटर होती है। यहाँ भोजन किसके है ना आया, कहाँ से? ये अमाशय से आया। अमाशय के भी कहाँ से? तो अमाशय के एक जगह का नाम था, जिसका नाम क्या था बच्चों? अभी देखा था आप लोगों ने, ध्यान देते हैं। यहाँ जो भोजन आया, यहाँ जो भोजन आया मेरे बच्चे, वो हमारे अमाशय के पाइलोडिक क्षेत्र से। कहाँ से आया? पाइलोडिक क्षेत्र से, पाइलोडिक क्षेत्र से आया है। आइए बच्चों अब देखते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं अब छोटी आंत के बारे में। मेरे बच्चे छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा गया है कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यानी पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है बताओ? पाचन की क्रिया पूरी तरह से पूर्ण कहाँ होती है? अमाशय में। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आना, भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो क्या आप समझ गए मेरे बच्चे? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है ना? अमाशय, सॉरी छोटी आंत है ना, है ना। भोजन पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन पूछे कहाँ होता है, तो कहना बच्चों छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई बताओ? 6 मीटर। इसलिए बच्चों थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं खाली नाम छोटा है कहते हैं नाम छोटा है तो बहुत बड़ा मेरे बच्चे। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या छोटी आंत सभी जीव जंतु में एक जैसा होता है, बोलो हाँ या ना। मेरे बच्चे याद रखना, नहीं सर, छोटी आंत की लंबाई जीव जंतु के भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। बच्चों एक तरफ है, बताओ, एक तरफ है मांसाहारी जीव, है ना, मुझे बताओ कि एक तरफ है बच्चों मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, एक तरफ है शाकाहारी जीव। क्या है? शाकाहारी जीव। मुझे ये बताओ किसमें छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी? यानी छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई किसमें बड़ी होगी प्लीज बताओ? मांसाहारी में तो 1, शाकाहारी में 2। यानी ज्यादा वो लंबा लंबा भोंटी किसके अंदर होगा? शाकाहारी जीव में या मांसाहारी जीव में? जल्दी जल्दी मेरे बच्चे याद रखना कि सबसे ज्यादा जो भोटी होता है, जो लंबा होता है, वो शाकाहारी जीव में होता है। अब आप कंफ्यूजन हो गए होंगे कि सर देखो होना तो चाहिए मांसाहारी में, क्योंकि मांसाहारी को पचाने में बहुत मेहनत लगता है। नहीं बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि मांस को पचाने में ज्यादा टाइम लगता है या घास को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 सवाल। एक है बच्चों मांस, एक तरफ है घास। बताओ जल्दी कौन पचेगा? कहेंगे सर मांस एक तरफ है, एक तरफ घास है। जल्दी पाचन मांस का होता है, घास का नहीं। क्योंकि बच्चों घास में होता है, घास में मेरे बच्चे क्या पाया जाता है? तो बच्चों है ना, है ना, घास में एक कोशिका होती है ना। घास को पचाना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, घास को पचाना मुश्किल है, मांस जल्दी पच जाता है। इसलिए शाकाहारी जंतु में छोटी आंत बड़ा होता है, मांसाहारी में छोटा होता है ना, याद रखना। शायद सेलू का क्या होता है इसमें? एक कोशिका होता है, किसी बच्चों को पता होगा तो मुझे बताना मेरे बच्चे, है ना। घास पचाना मुश्किल है, इसमें एक कोशिका होता है जिससे मेरे बच्चों पेपर भी बनता है। क्या नाम है उसका बताओ? है ना सर? हाँ सेल्यूलोज होता है। वाह वेरी गुड, सेल्यूलोज होता है मेरे बच्चे, क्योंकि घास में सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज पाया जाता है, घास में सेल्यूलोज होता है, जिसको जिसको पचाना बहुत मुश्किल है। आ जाओ, तो आपने देखा आगे लिखा है बच्चों, लिखा है जैसे, जैसे लिखा है जैसे
जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, आसान होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं में इसकी लंबाई कम होती है। अगर छोटी आंत के बारे में आप समझ चुके हैं तो प्लीज एक इमोजी मुझे भेजेंगे बहुत प्यारा सा कि सर छोटी आंत से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा भोजन कहाँ जाएगा बताओ? भोजन पूरी तरह से पच गया है, अब ये छोटी आंत से कहाँ जाएगा? मुझे लिखकर बताओ जल्दी से, ये छोटी आंत से हमारा भोजन अब कहाँ जाएगा? ठीक है मेरे बच्चे, सब लोग कमेंट करेंगे फटाफट से, बहुत स्पीड में, क्लास को शेयर भी करेंगे दोस्तों में। अब बताओ कि हमारा जो भोजन है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अब जो हमारा भोजन है अब छोटी आंत से कहाँ जाएगा? तो सर कहते हैं कि अब जो भोजन है, अच्छा छोटी आंत के भाग हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, छोटी आंत के भी भाग हैं। छोटी आंत के भाग हैं, कहते हैं छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है फर्स्ट भाग है जिसका नाम है ग्रहणी, दूसरा है जेनुनम और तीसरा नाम है इलियम। कहते हैं में बटा होता है। ग्रहणी छोटी भाग का पहला भाग है जिसका ना जो अमाशय के पाइलोडिक, आपको पता है कि अमाशय के पाइलोडिक में था, अमाशय के पाइलोडिक के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के ग्रहणी में बीचे बीच है ना, क्या लिखा है? यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रहणी के लगभग बीचों बीच में एक छिद्र के द्वारा यह नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। इसमें एक नलिका अग्नाशयी वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पीत वाहिनी होती है। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि हमारा जो छोटी आंत है वो कितने भागों में बटा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा जो छोटी आंत है वो भी 3 भागों में बटा है। सबसे पहला बताओ, फर्स्ट नंबर पहला है बच्चों, सबसे पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेनुनम और तीसरा है इलियम। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोडिक भाग से जुड़ा हुआ होता है। यह भाग सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं से जुड़ा है। एक है बच्चों है ना, एक हमारा जुड़ा है किससे? एक जुड़ा है भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी है। इसमें से एक नलिका अग्नाशय है और दूसरा मेरे बच्चे पीत नलिका है, मूल पीत नलिका है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहला याद रखना कि एक चीज के बारे में, ग्रहणी के बारे में जान लिया। ठीक है, सबसे अगला भाग का नाम बताओ, ग्रहणी। क्या आपने ग्रहणी को जान लिया? ये सर सबसे अगला भाग है ग्रहणी, फिर है जेनुनम, है ना, क्या लिखा है? जेजुनम और फिर तीसरा है बच्चों इलियम। सबसे अगला भाग है ग्रहणी। ग्रहणी सबसे अगला भाग है जो अमाशय के पाइलोडिक से जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े? यस सर, बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है बच्चों, नेक्स्ट लिखा गया है। अब दूसरा भाग है बच्चों जेनुनम। फर्स्ट आपने देखा पहला भाग, अब यहां से दूसरा भाग शुरू होता है, नाम है जेनुनम। छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, यानी तीसरा वाला, लास्ट वाला इलियम। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में के इसी भाग में होता है। छोटी आंत के भोजन का पाचन पीत, अग्नाशयी रस तथा आंत्र रस जो क्रमशः यकृत, अग्नाशय तथा आंत्र ग्रंथियों के स्राव हैं की प्रक्रिया से होता है। तो बच्चों यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्टिव मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप मुझे बता पाओगे? बोलो हाँ या ना। आइए बच्चों, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछता हूं। सबसे पहले ये बताओ कि छोटी आंत के कितने भाग हैं? छोटी आंत के भाग बताओ, जल्दी फटाफट बताना। तो आंसर कहेंगे मेरे बच्चे, छोटी आंत के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग मैं पूछूंगा आपसे, बताओ फर्स्ट भाग क्या है? आप बोलोगे सर ग्रहणी। मैं पूछूंगा दूसरा भाग बताओ, दूसरा कहोगे सर जेजुनम। तीसरा भाग बताओ क्या है? तीसरा भाग है मेरे बच्चे, तीसरा है इलियम। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि ये बताइए कि इसमें इसका सबसे है ना, इसमें जो है अगला भाग कौन सा है? तो ये है अगला भाग। ये भाग कौन सा? इलियम कौन है? इलियम पिछला भाग। मेरा बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इन तीनों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे ये है सबसे बड़ा भाग, ये है
सबसे बड़ा भाग, ये है सबसे बड़ा भाग, है ना बच्चों। और ये है बीच का, ये है बीच का, ये है बीच का भाग मेरे बच्चे। और आपसे पूछा जाए कि, है ना, आपसे पूछा जाए अमाशय से कौन सा भाग जुड़ा है, तो अमाशय क्या ना, अमाशय से जुड़ा है ग्रहणी, है ना। ग्रहणी जो है मेरे बच्चे, ग्रहणी जो है वो अमाशय से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों हमारा, है ना, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इलियम। अगर आपसे पूछा जाए कि सब, है ना, भोजन का अधिकांश, भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है, भोजन का अधिकांश भाग पूछा जाएगा, अधिकांश भाग कहाँ पचता है, अधिकांश भाग का पाचन, अधिकांश भाग का पाचन कहाँ होता है, तो मेरे बच्चे लिखेंगे कि सर अधिकांश भाग का पाचन इलियम में होता है, अधिकांश भाग का पाचन इलियम में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि जमा कहाँ होता है, अवशोषण बोले तो जमा, पचे हुए भोजन जमा कहाँ होते हैं, तो कहेंगे बच्चों पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इलियम में ही होता है ना, इलियम में ही होता है ना, इलियम में होता है, याद रखना, है ना। अपचा भोजन का अगर अवशोषण पूछेगा तब वो रेक्टम में होगा, लेकिन पचा हुआ भोजन जमा कहाँ होता है, इलियम में ही होता है, ठीक है, छोटी आंत के इलियम में होता है, आपने देखा बच्चों, है ना। क्या लिखा है ना, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है, याद रहेगा, तो यस लिखकर भेज दीजिए। अगर यहाँ से संबंधित सारे सवाल आप बना पाओगे बच्चों, एक बार दिल बनाकर भेज दो गुरुजी, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बता देंगे। यस, छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, आपने देखा बच्चों, कौन कौन सा है, पहला हमारा है ग्रहणी, दूसरा है जेनुनम, तीसरा है इलियम, है ना। ग्रहणी सबसे पहला भाग है जो बच्चों अमाशय से कनेक्टेड है, बीच वाला भाग है इलियम, और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं, सबसे लास्ट वाला भाग वो है बच्चों, सॉरी, बीच वाला जेनुजम है और सबसे लास्ट वाला है इलियम। अब ये इलियम किससे जुड़ेगा बताओ, इलियम अभी आगे हम थोड़ा सा और हम लोग को पढ़ना है, चलो आगे लिखा है मेरे बच्चे, आगे लिखा गया, हाँ ठीक है। तो है ना, तो इलियम किससे जुड़ेगा बताओ, इलियम अब किससे जुड़ेगा जल्दी बताइए, तो सर इलियम में जुड़ेगा, है ना। इलियम अब किस में जुड़ेगा, तो सर कहते हैं इलियम जो है, इलियम अब ये बड़ी आंत से जुड़ेगा। तो कहते हैं कि बच्चों छोटी छोटी आंत, है ना, छोटी आंत आहार नाल के अगले अगले भाग बड़ी हाथ, है ना, बड़ी आंत में खुलती है। अब ये मेरे बच्चे बड़ी आंत में खुलेगा, छोटी आंत का मामला अब ये बड़ी आंत में खुलेगा। कहते हैं कि सर बड़ी आंत में, बड़ी आंत में खुलेगा, है ना। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि छोटी आंत इस प्रकार से होगा, तो ये हमारा आहार नाल है, सॉरी ये हमारा क्या है, ये सबसे पहले मुख गुहा है, ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद मेरे बच्चे ये क्या बनेगा, नीचे आने के बाद हम इस प्रकार से बनाए थे कि ये हमारा अमाशय बनेगा, ये नीचे आने के बाद इस तरह से हमारा अमाशय बनेगा मेरे बच्चे, अमाशय। उसके बाद ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये हमारा छोटी आंत है, ये पार्ट हमारा क्या है, छोटी आंत है। अरे भैया क्या हो गया, ये हमारा छोटी आंत है बच्चों, ठीक है, ये हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत जो यहाँ से जो है ये बड़ी आंत में कनेक्ट हो जाता है, यहाँ करके ये बड़ी आंत में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो छोटी आंत कनेक्ट किस में होता है, तो छोटी आंत मेरे बच्चे बड़ी आंत में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत में कनेक्ट होता है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत में कनेक्ट होता ही होता है ना। चलो, ये आपने देखा बड़ी आंत इसको बोलते हैं बड़ी आंत में, ठीक है। चलो बच्चों लिखा गया है, बड़ी आंत के बारे में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से देखते हैं कि 2 भागों में बटा होता है, ये भाग कोलन तथा मल द्वार या, है ना, मलाशय या रेक्टम कहलाता है। 2 भाग बताओ कौन कौन सा है, पहला भाग है कोलन, क्या है, पहला भाग है कोलन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बच्चों की मलाशय या रेक्टम कहलाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जो सीकम कहलाती है, सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है, यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, अपेंडिक्स कहलाता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है। तो बच्चों चलिए यहां से अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, फटाफट से पूछा जाएगा
कि हमारा छोटी आंत जो है वो कहाँ खुलता है, कहना बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कितने भाग हैं, कहना बच्चों 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग बताओ। सबसे पहला भाग का नाम है, एक का नाम है कोलन। क्या नाम है, एक का नाम है कोलन और दूसरे का नाम है बच्चों मलाशय या रेक्टम। क्या लिखेंगे, रेक्टम, रेक्टम। और ये दोनों जिसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ये दोनों जिसके द्वारा जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर में क्या होती है, इन दोनों के जोड़ पर एक नली है, उसका नाम बताओ क्या है। जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं उसके ऊपर में एक नली होती है बच्चों, जो सीकम कहलाता है ना, जो क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। इस रचना को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बच्चों। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। और हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है। यानी अगर बच्चों अवशेषी अंग का मतलब यह होता है कि जिस अंग को शरीर से हटा भी दिया जाए तो इसका असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। तो हमारे शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बच्चे। सबसे पहले बड़ी आंत का भाग बताओ, यहां लिख देते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत बच्चों पूछेगा कोई कि भाग बताओ, कितने भाग हैं, पूछेगा कोई भाग बताओ तो कहना बच्चों 2। पूछा जाएगा बच्चों कि ये छोटी आंत से जुड़ा है, यहां लिखते हैं बच्चों छोटी, छोटी प्लस बड़ी आंत, बताओ किसके द्वारा जुड़ा होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली जो नली है उसका नाम क्या है। सर छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जो जो है उसका नाम है सीकम। मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि मेरे बच्चे इसके ऊपर में एक उंगली जैसी संरचना किसकी है, उंगली जैसी संरचना किसकी है, तो कहना बच्चों अपेंडिक्स की। किसके बोलना है ना, अपेंडिक्स है ना, ए अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स की किसकी है, अपेंडिक्स है बच्चों। पूछा जाए कि हमारे शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, हमारे शरीर का अवशेषी अंग, अवशेषी अंग मीन्स ये होता है जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो कहना अपेंडिक्स। हमारे शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, तो बच्चों कहना अपेंडिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स होता है। चलिए यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, यह एक अवशेषी अंग यानी कि है ना वेस्टिगल, वेस्टिगल ऑर्गेन है यानी वेस्ट है बच्चों। क्या इसका कोई कार्य है बताओ, क्या हमारे शरीर में इसका कोई काम है, मुझे बताइए है या नहीं। हमारे शरीर में इसका कोई काम है या नहीं, तो कहेंगे सर हमारे शरीर में इसका कोई भी काम नहीं है। आगे लिखा गया है बच्चों, लिखा है कि कोलन 3 भागों में विभक्त होता है। ये भाग हैं ऊपरीगामी कोलन, दूसरा है अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा है अधोगामी कोलन, है ना। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मेरे बच्चे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बताओ कि बच्चों कि हमारा जो अवशेषी अंग है, सॉरी ये क्या है, तो कहना बच्चों अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है कि हमारे कोलन कितने प्रकार के हैं, तो कहना कोलन भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हमारा जो कोलन है ये कोलन किससे जुड़ा है बताओ, अब ये कोलन किससे जुड़ा है, तो बच्चों हमारा जो कोलन है ये कोलन जुड़ा है ना। कोलन जो है अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है, यानी कोलन रेक्टम में खुलता है, अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो बच्चों मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हमारा भोजन कहाँ निकल गया बताओ, हमारा भोजन शरीर से कहाँ निकल गया, शरीर से बाहर निकलने वाले जगह पर पहुंच गया। हमारा भोजन शरीर से बाहर निकलने वाले जगह पर पहुंच गया है। यहां लिखा गया है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे कि अपचा भोजन इलियम से, इलियम में बच्चों भोजन पचता है, ये इलियम कहाँ है, छोटी आंत में, इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है। बच्चों हमारे भोजन का अवशोषण शरीर में कितने जगह होता है, जल्दी बताओ। हमारे भोजन का अवशोषण शरीर में कितने जगह होता है, आप बताएंगे गुरुदेव हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण शरीर में कितने जगह होता है बताओ। सर 2 जगह होता है, बोलो कौन कौन सी जगह। सबसे पहला होता है छोटी आंत में, कहाँ होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम, याद रखना नंबर 1 है इलियम में, और दूसरा होता है मेरे बच्चे बड़ी आंत के, बड़ी आंत के, बड़ी आंत के रेक्टम में, रेक्टम बोलो मलद्वार में, रेक्टम में। लेकिन बच्चों बात यहाँ अलग यही है कि इलियम में कौन सा भोजन का
अवशोषण होता है। कौन से भोजन का? तो याद रखना, इलियम में पचे हुए भोजन का, इलियम में पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है मेरे बच्चे। और लेकिन रेक्टम में अपचे हुए भोजन का, अपचे भोजन का, अपचे भोजन का मेरे बच्चे। देखो थोड़ा सा बोलना तो टफ लग रहा है। कई बार आपने सुना होगा कि मेरे बच्चे, कई बार आपने देखा है कि आपने आपने मेरे बच्चे, मान लो कि आपने खा लिया बीज, मेरे बच्चे आपने कोई बीज खा लिया, मकई का बीज खा लिया। किसका बीज? मकई का बीज। मकई का बीज अगर किसी बच्चे ने खा लिया, बीज आपने खा लिया, तो मेरे बच्चे वह बीज जो नहीं पचा वो कहाँ जमा होगा? 1 में या 2 में? बताओ, 1 नंबर में या 2 नंबर में? जब आप मतलब मान के चलो कि आप कुछ खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपने मकई का बीज खा लिया मेरे बच्चे आपने मकई का बीज खा लिया तो वो बीज पचता नहीं है, वो बीज जैसा आप खाओगे वैसे ही निकल जाएगा बाहर। तो जैसा हम खाते हैं वैसे निकल जाता है बाहर, तो वो पहले जाके जमा होता है कहाँ? बड़ी आंत के रेक्टम में जमा होता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। जब उसको टाइम मिलता है बीच में निकल जाता है। बहुत खतरनाक बात है ये, है ना? तो मेरे बच्चे पूरा आपने देख लिया, पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया। मेरे ख्याल से सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अब 2 चीज हमारा बचा है मेरे बच्चे। शरीर में हमारे 2 पार्ट्स भी बचे हैं जिसको पढ़ना है। बोलो कौन कौन सा? लीवर। चलें लीवर पर, बताओ। लीवर बचा हुआ है, चलें मेरे बच्चे? लीवर बचा हुआ है, चलें लीवर पर। लीवर बचा, यकृत, यकृत पढ़ना अभी बचा हुआ है, यकृत, लीवर, ठीक है। और दूसरा मेरे बच्चे पित्ताशय, पित्ताशय बचा है, अग्नाशय बचा है। 3 चीज बचा है। अग्न्याशय, है ना? अग्न्याशय, है ना? अरे अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्न्याशय। पढ़े? तो मेरे बच्चे अभी हमारे पास 3 चीज बचा है। पहले लीवर पढ़ना है, पित्ताशय और अग्न्याशय। 3 चीजें हमारे लिए बचा हुआ है, उसको पढ़ना है। तो मेरे बच्चे चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने मेरे बच्चे, ये रहा आपके सामने लीवर। क्या आपने लीवर को पहचानते हैं? पहले मुझे बताओ, क्या आप लीवर को पहचानते हो अच्छे से? हाँ बच्चों, शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है यकृत, आप लोग पहचानते होंगे। चलिए बच्चों, लीवर हम दिखा देते हैं कौन सा है भैया। जिगड़ा बोलते हैं, जिगड़ा है तो हम, है ना बच्चों? ये रहा आपके सामने लीवर। पहले लीवर को आप पहचान लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये है, ये लीवर है, देखें। ये कलेजी सुने हैं नाम? कलेजी सुने हैं? बहुत लोग सुने होंगे सर कलेजी। खस्सी बकरी खाते होंगे जो लोग, उनको पता हो, कहते हैं सर कलेजी दीजिए। कलेजा है, कलेजा, कलेजा। इसे बच्चों हम लोग यकृत कहते हैं, इसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग शराब पीते हैं उसका क्या खराब होता है? बताओ, शराब पीने से क्या खराब होता है? बच्चा आपने सुना होगा कि शराब जो लोग पीते हैं उसका लीवर खराब हो जाता है। सवाल है ना, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, आपने अक्सर सुना होगा। यही बच्चों है कलेजा, है ना? कलेजा है मेरे बच्चे, है ना? आ जाओ मेरे बच्चों, मैथ का भी क्लास है, पता होना चाहिए आपको कितने बजे है मैथ की क्लास, कितने बजे है? तो मैथ की क्लास 8 बजे ऐप पर है, 8 PM में। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर है बच्चों, याद रखना, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। लीवर पढ़ते हैं बच्चों। ये शरीर का सबसे बड़ा, मेरे बच्चे पढ़ते हैं लीवर। यहाँ आ गया, कहते हैं बच्चों यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो कहना बच्चों यकृत है। इसका वजन 1.5 किलो होता है, जो उदर के ऊपरी, उदर मतलब पेट के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है। ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है ना बच्चों? दाएं तरफ लीवर कहाँ होता है? बोलो, लीवर दाईं तरफ होता है। देखा बच्चों की यकृत कोशिकाओं से पीत का स्राव होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों यकृत से क्या निकलता है? पीत का स्राव होता है। स्रावित पीत का संचय पित्ताशय में होता है, नामक एक छोटी सी थैली में होती है, जैसी रचना में होती है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नालिकाएं निकलती हैं। यकृत नालिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल, है ना, एक मूल पीत वाहिनी बनाती है। तो बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा पीत कहाँ से निकलता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले लीवर से 4 क्वेश्चन बनेंगे, यकृत से। मेरे बच्चे बताओ, आपको पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, आंसर भेजो। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आंसर बताओ, यकृत। मेरे बच्चे पूछा जाएगा इसका वजन, इसका वजन कहना बच्चों लगभग 1.4 kg, या मेरे बच्चे कहीं के पर 1.5 kg लिखा रहता है। नेक्स्ट है इससे क्या निकलता है? इससे क्या निकलता है? क्या निकलता है? तो कहना बच्चों, आंसर कहना बच्चों पीत निकलता है। क्या निकलता है? पीत।
निकलता तो पीत है बच्चों, जमा कहाँ होता है, निकलता पीत है, पीत जमा कहाँ होता है, तो कहना बच्चों पीत जमा कहाँ होता है, पीत जमा कहाँ होता है, तो कहना बच्चों पीत जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है, पीत जमा होता है पित्ताशय में, निकलता पीत है और वो पीत जमा होता है पित्ताशय में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए। लिखा है मेरे बच्चे, पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पीत के निम्नलिखित दो मुख्य काम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, पीत के बारे में पूछा जाता है कि पीत बच्चों कैसा होता है, कहना सर गाढ़ा होता है, नंबर 1 गाढ़ा। रंग पूछा जाएगा, कहना हरा। और ये अम्लीय या क्षारीय, क्षारीय होता है। क्षार का मतलब है पीएच मान कितना होगा, क्षार का मतलब होता है कि पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है, याद रखिएगा। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम का काम है बच्चों पाचन करना, इसमें पचाने वाली काम कुछ भी नहीं होता है। बढ़ जाए आगे, बताओ आगे बढ़े। यस सर, नेक्स्ट बच्चों लिखा है, इसका कौन कौन सा काम है पीत का, ध्यान दीजिए। पीत का पहला काम मेरे बच्चे ध्यान देना, लिखा गया है पीत अमाशय में ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की, जो भी कायम ग्रहणी में आता है हमारा, कायम मतलब क्या, सना हुआ भोजन, यानी जो सना हुआ भोजन है बच्चों, लई की तरह बना भोजन है ना, ग्रहणी में है ना, पीत अमाशय में ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। तो बच्चों अगर हमारे पेट में जो अम्लीय भोजन है, जो हमारे पेट में खट्टा खट्टा भोजन है, खट्टा भोजन बोलो, अम्लीय भोजन बोलो, अम्लीय भोजन पर है ना, अम्लीय भोजन को, अम्लीय भोजन को क्या बनाता है बोलो, अम्लीय भोजन को पीत क्या बनाता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अम्लीय भोजन को पीत क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताओ पीत के कार्य लिखें। जब पीत के कार्य आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम यही लिखना कि पीत का काम है जो हमारे ग्रहणी में जो हमारा कायम होता है, जो हमारा लई की तरह सना हुआ भोजन होता है, वो अगर अधिक अम्लीय हो, अगर वो अधिक अम्लीय हो तो उसे सबसे पहले क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, पीत करता है, पीत करता है। दूसरा काम देखते हैं, दूसरा पीत के लवणों की सहायता से, पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण, मतलब होता है बहुत पतला पतला होता है। तो मेरे बच्चे कह सकते हैं पीत क्या करता है, पीत भोजन के वसा का विखंडन करता है। दूसरा काम बताओ क्या लिखेंगे, पीत क्या करता है, पीत लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण करता है। दूसरा कहना बच्चों पीत भोजन के वसा का, भोजन के वसा का विखंडन बना, विखंडन तथा पाइसीकरण करता है, तथा क्या लिखेंगे, पाइसीकरण करता है। लिख लीजिए बच्चों, पाइसीकरण करता है। क्या आप लिख रहे हैं, पीत के 2 काम हमने लिखा है ना मेरे बच्चे, मैंने बोला कि पीत के 2 मुख्य काम हमने बताए, क्या आपने लिखा, पीत के मुख्य 2 काम आपने लिखा, बोलो हाँ या ना। पहला काम ये करता है कि जो अम्लीय कायम है, जो अम्लीय कायम है यानी अम्लीय लय की तरह सना हुआ भोजन है, उसको क्षारीय बनाता है। नंबर दूसरा आपने देखा कि बच्चों पीत क्या करता है, भोजन में वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण करता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके, है ना। तो बच्चों ये पीत भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण भी करता है। देखते हैं बच्चों तीसरा कोई और काम मिल जाए। कहते हैं अग्नाशय, चलो ये काम हो गया पीत का, ये 2 काम बच्चों पीत का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये अम्लीय भोजन की अम्लता को क्षारीय बना देता है, कम करता है। दूसरा काम है वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण करना। अब चलिए बच्चों आना, अब बात करते हैं अग्न्याशय की। किसकी बात करते हैं, अग्न्याशय की। बच्चों आपने देखा होगा अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं, लिखा गया है मेरे बच्चे की अग्न्याशय अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पीत वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन क्या होता है बताओ, अग्नाशयी रस में क्या होता है, अग्नाशय से जो रस निकलते हैं उसमें ट्रिप्सिन है ना, इमाइलेज, लाइपेज और बच्चों न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी
रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा। सबसे पहले ट्रिप्सिन, अग्नाशय से क्या क्या निकलता है बोलो सर? नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर दूसरा इमाइलेज। इमाइलेज बच्चों अग्नाशय पहचानते कि नहीं पहचानते आप लोग? ध्यान दीजिएगा, क्या अग्नाशय पहचानते हैं? सर उस दिन तो आप दिखाए थे अग्नाशय कैसा होता है। आज बच्चों देख लो, अग्नाशय को देख लेना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये अमाशय है। अच्छा, यहाँ के फिगर में अग्नाशय दिया ही नहीं है। अग्नाशय बुक में दिया होगा बच्चों, यहाँ के फिगर में तो अग्नाशय नहीं दिया है। अग्नाशय एक मतलब हम बनाए थे ना, एक छोटा ऐसा निकाले थे अग्नाशय, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये हाँ दो, ये क्या, इसको देखो बच्चों, ये अग्नाशय है। इसको देखो ध्यान से, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये मेरे बच्चे आपका अग्नाशय है। यही अग्नाशय है, यही आपका अग्नाशय है। इसको ध्यान से देख लीजिए, यही अग्नाशय है बच्चों, ये अग्नाशय है। देखे आप लोग? चलो बहुत बढ़िया, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। हमने बोला आज खत्म हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग अच्छे से आ जाओ। तो कहते हैं ये भोजन में ऐसे है ना, भोजन में बच्चों इस तरह से काम करता है। इंपॉर्टेंट ये है ना, देखना है बच्चों की, है ना, इमाइलेज जो है ना स्टार्च और ग्लाइकोजेन को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज है ना इम्लिस्कृत वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। न्यूक्लियस, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना, इतना बच्चों याद भी आपसे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। हाँ, अगला एक चीज मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है बोलो। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, प्रोटीन का पाचन। यहाँ पर एक और आंसर हो सकता है मेरे बच्चे। प्रोटीन का पाचन मैंने बताया था आपको कि प से प्रोटीन और प से पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। लेकिन मैं आपको एक और आंसर बताता हूं, पेप्सिन अगर ना रहे तो ट्रिप्सिन भी चलेगा, है ना। ट्रिप्सिन भी ऑप्शन में रहे तो ट्रिप्सिन भी कह देना। तो बच्चों कहना प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन, है ना, प्रोटीन का पाचन जो है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? सिर्फ पेप्सिन नहीं बच्चों, पेप्सिन ना रहे तो ट्रिप्सिन भी कह देना। कहना बच्चों पेप्सिन या ट्रिप्सिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। आज आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे लिखा है मेरे बच्चे, यहां पर भी बहुत तरह से प्रकार दिया कैसे ये लोग काम करते हैं। करते हैं बच्चों ना, पेप्टाइडेस पेप्टोन में मिलकर एमिनो अम्ल बनाता है। ये खैर आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे आकर के मेन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया बच्चों क्या, कि इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जिसमें भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल अघुलनशील अणु में बदल जाते हैं। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है तथा अब यह चाइल कहलाता है। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत तरल भोजन विलाई में स्थिर रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। बच्चों यहां पर एक नया चीज निकल कर आ रहा है कि जब हमारे अमाशय में भोजन था और वो थोड़ा सा रस में सन गया था, जब वो लई की तरह बना था तो वो क्या कहलाया था मेरे बच्चे? अमाशय में जो भोजन लई की तरह बना था वो क्या कहलाता था? अमाशय में जो भोजन, अमाशय में लई के तरह का भोजन को क्या कहा था? लई के तरह के भोजन को क्या कहा था हमने? जो भोजन लई की तरह हो गया था, तो अमाशय में जो भोजन लई की तरह हो गया था उसे हम लोगों ने कहा था, जो भोजन लई की तरह हुआ था हम उसे काइम कहा था। क्या कहता? काइम, है ना, काइम कहा था। अब बच्चों ये भोजन जब छोटी आंत में गया, कायम, माफ कीजिए, कायम कहा था ना, कायम, कायम था या काइम था? कायम था, है ना, कायम कहा था। जब ये भोजन बच्चों छोटी आंत में गया, तो ये छोटी आंत में जाकर के और पच गया, और ये पच गया तो ये तरल रूप में बन गया बच्चों, ये तरल। अब ये छोटी आंत में ये भोजन क्या कहलाएगा? छोटी आंत में जो भोजन तरल के रूप में हो गया, छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में जब भोजन तरल रूप में हो गया, जब भोजन तरल रूप में हो गया, तरल रूप में हो गया तो क्या कहलाया? में हो गया, तो इसे बच्चों क्या कहा गया? तो यहां पर लिखा गया है कि जब छोटी आंत में भोजन तरल के रूप में हो गया तो इसे चाइल कहा गया। चाइल, क्या कहा गया? चाइल हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे चाइल कहा गया, तो इसे चाइल कहा गया। चौ में आकर हर सही चाइल। तो बच्चों छोटी आंत में इसे चाइल कहा गया। तो याद रखिएगा कि जब ये अमाशय में था, जब ये अमाशय में था बच्चों, जब ये अमाशय में था
तब इसका नाम, जब ये लई की तरह हो गया था, तो हमने इसे कायम कहा था। और जब ये छोटी आंत में आकर के पूरी तरह से पच गया, जब ये तरल रूप में आ गया, एकदम पानी की तरह, छोटे छोटे पानी की तरह हो गया, तब हमने इसे चाइम कहा था। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। हमने यकृत को लास्ट में, अग्नाशय को, पित्ताशय को, ये सब लास्ट में मैंने आपको बताया। ठीक है, एक चीज और बच्चों रह चुका है, अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो एक चीज और है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम मेरे बच्चे है क्या? उसका नाम है आंत ग्रंथि, है ना। आंत ग्रंथि देख लो, है ना, क्या लिखा है? आंत ग्रंथि। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती हैं, इनका स्राव आंत रस या सककस एंटीरिक्स कहलाता है। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया इस प्रकार है जो हम लोग देख रहे थे। तो बच्चों, पूरी तरह से हमारा ये समाप्त हो गया। तो क्या अगर आपसे, है ना, अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए कहीं से भी, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? मुझे बताइए मेरे बच्चे, क्या आप लोग पूरे पाचन तंत्र का सवाल बता सकते हैं? मुझे एक बार लिख कर भेजिए, पाचन तंत्र का सवाल बता सकते हैं? का सवाल बोलो हाँ या ना। अगर आप लोग कह सकते हैं कि हाँ सर हम बता सकते हैं, तो 2-3 मिनट का टाइम है, हम आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे। इतना नहीं लिखना है ना, परीक्षा में इतना नहीं लिखना है। परीक्षा में तो आपको नॉर्मली बच्चों स्टार्ट करना है, लिख देना है चीजों को। चलिए, कुछ कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं शुरू से लेकर अंत तक, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, हाँ बच्चों, आज हिंदी है लेकिन हम मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है। आज बच्चे हिंदी होनी चाहिए रूटीन के अनुसार, पर आज हिंदी नहीं होगी। हिंदी की जगह पर ऐप पर क्या होने वाला है बताओ? ऐप पर क्या होगा? ऐप पर मेरे बच्चे मैथ होने वाला है। हिंदी की जगह पर आज ऐप पर मैथ होने वाला है। बच्चों, चलिए हम आपसे पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों, कि हमारा जो पाचन है वो शुरू कहाँ से होता है? आप कहेंगे मुख गुहा से। हमारा पाचन खत्म कहाँ होता है? तो बच्चों, बड़ी आंत का जो मल द्वार है, रेक्टम में आकर समाप्त होता है। मैं आपसे पूछूंगा कि पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? आप कहेंगे छोटी आंत में। फिर हम आपसे पूछेंगे अपचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? आप कहेंगे बड़ी आंत में। मैं पूछूंगा कि हमारा जो मुख गुहा है, मुख गुहा का जो निगल द्वार है वो किससे जुड़ा है? आप कहेंगे निगल द्वार जो है वो हमारे अमाशय से जुड़ा है। अमाशय, अमाशय जो है वो कितने प्रकार, अमाशय जो है वो किससे वो किससे बना है? तो आप कहेंगे जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि में कितनी कोशिकाएं हैं? आप कहेंगे जठर ग्रंथि में 3 कोशिकाएं हैं। कौन कौन सा? पहला आप कहेंगे म्यूकस, दूसरा कहेंगे ना, पहला होगा म्यूकस, दूसरा क्या होगा? पहला म्यूकस था, फर्स्ट का नाम क्या था? म्यूकस। और तीसरा था फर्स्ट म्यूकस, दूसरा का नाम बताओ बच्चों क्या था? 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला म्यूकस है, और दूसरा, तीसरा तो पता है, दूसरा बताओ क्या है? पहला मेरे बच्चे म्यूकस है, और सेकंड दूसरा क्या है? पहला म्यूकस है, पहला म्यूकस है, दूसरा मेरे बच्चे अम्लजन है, और तीसरा जाइमोजिन है। अगर मैं पूछूं म्यूकस से क्या निकलता है? सर म्यूकस से म्यूकस निकलता है, और अम्लजन से क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और बच्चों पूछेंगे हम कि जो जाइमोजिन है उससे क्या निकलता है? जाइमोजिन से निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निकलता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। फिर आपने पढ़ा कि बच्चों जब निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उससे मिलता है, तो क्या बनाता है? आपने कहा सर तब बनता है पेप्सिन। बच्चों पेप्सिन किससे क्रिया करता है? पेप्सिन प्रोटीन से क्रिया करके पेप्टोन बनाता है, यानी बच्चों प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। फिर आपने देखा बच्चों कि इससे, इन तीनों से जो रस निकलते हैं उसे हम लोग जठर रस कहते हैं। मैंने आपको बताया कि बच्चों इसमें से 2 रस अम्लीय हैं। कौन कौन सा? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। इन दोनों से सुरक्षा कौन करता है? इन दोनों से सुरक्षा करता है म्यूकस। बच्चों म्यूकस क्या करता है? इसे दीवार से दूर रखता है। बच्चों कभी है ना, कई बार हमने देखा कि इसकी जो मात्रा है, जो अम्लीय रस की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और म्यूकस की मात्रा घट जाती है। ऐसा होने पर हमारे अमाशय में गोल गोल धब्बे धब्बे के आकार ऐसा कुछ बन जाता है, जिसे हम लोग अल्सर कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग अल्सर कहते हैं। इसका रीजन है अधिक देर तक भूखा रहना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों हमारे जठर रस से प्रत्येक दिन की, है ना,
प्रत्येक दिन में कितना रस निकलता है? तो आप कहेंगे हमारे जठर ग्रंथि से प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। मेरे बच्चे फिर आगे हमने देखा कि हमारा जो पार्ट है वो अमाशय का सबसे आगे वाला भाग कार्डियक कहलाता है और पीछे वाला भाग पाइलेडिक कहलाता है। पाइलेडिक को हमने देखा कि पाइलेडिक हमारे छोटी आंत से जुड़ा है। फिर हमने देखा कि हमारे भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। छोटी आंत की चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत बच्चों, यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। हमने देखा छोटी आंत के 3 भाग हैं। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है ना जेनुजम, दूसरा भाग है ना जेनुजम, और तीसरा भाग है मेरे बच्चे इलियम। आपने देखा ग्रहणी सबसे ऊपरी वाला भाग है जो हमारे अमाशय से जुड़ा है, और इलियम सबसे पिछला भाग है। बच्चों, हमारे छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वह इलियम है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इलियम में ही होता है। इलियम फिर जुड़ा है किससे? फिर इलियम जुड़ा है बड़ी आंत से, और बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला है कोलन और दूसरा है बच्चों रेक्टम। रेक्टम में बच्चों अपचे भोजन का अवशोषण होता है। अपचे भोजन के लिए जल भी वहीं जमा होता है और वहीं से भोजन शरीर से बाहर निकलता है। फिर हमने यकृत के बारे में पढ़ा। यकृत जो है बच्चों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कहना यकृत। मेरे बच्चे है ना, यकृत का वेट कितना है? तो 1.5 या 1.4 केजी कहते हैं। बच्चों फिर देखा कि यकृत से क्या निकलता है? तो आपने कहा यकृत से पीत निकलता है। पीत जहां जमा होता है उसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पीत जहां जमा होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। पीत का रंग कैसा होता है? पीत का रंग हरा होता है, और पीत बच्चों क्षारीय होता है, ये आपने देखा। पीत का कौन कौन सा काम है आपने देखा। सबसे पहला काम है, पीत क्या करता है? वसा, है ना, वसा का विखंडन या पायसीकरण करता है। दूसरा आपने देखा कि पीत बच्चों हमें क्या करता है ना, पीत एक तो देखा आपने वसा का विखंडन और पायसीकरण, और दूसरा था पीत क्या करता है? हाँ, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। ये 2 काम पीत का पूछा जाता है जो आपने पढ़ा बच्चों। ठीक है, आगे बस लगभग यही सब चीज़ था। अगर आपने इतना दूर पढ़ लिया तो आपको बहुत मजा आया होगा बच्चों। मैं अपना 100% तो नहीं बच्चों, 90%, क्योंकि बहुत दिनों से छुट्टी में था, मैंने दिया। बताओ आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताइए। क्या आज आपको पढ़ाई कैसा लगा? और बच्चों इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव, इसके सब्जेक्टिव, इसके क्वेश्चन बैंक, हर चीज़ को देखने वाले, यानी टेस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ बच्चों बताओ कैसा लगा आपको क्लास, है ना। बच्चों कैसा लगा, जल्दी बताओ कैसा लगा क्लास, जल्दी लेकर बताओ सब लोग कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्लास कैसा लगा। अगली क्लास बच्चों, नेक्स्ट क्लास 8:10 में है, और मैं बच्चों पक्का टाइम पर आ जाऊंगा। 1 आध मिनट देरी हो सकती है। 8:10 में मैथ की क्लास ऐप पर है, ज़रूर जुड़िएगा। आज मैं 100% नहीं दे पाया बच्चों, इसके लिए रियली सॉरी। 1-2 बार मैंने मिस्टेक भी किया, और मैं शायद आप लोगों को फील भी नहीं करवा पाया, इसके लिए आई एम सॉरी। अगली क्लास में मैं आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा मैं बाहर से आया हूँ, तो उतना बोल सकते हैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद बच्चों 8:10 में मैथ की क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब लोग एप्लीकेशन पर मिलेंगे, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। लव यू बच्चों, बाय। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा। एक बार फिर से जुनून पैदा करने के लिए मेरे मन में, सब लोग बच्चों इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे हैं सब लोग लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला एक बार फिर से बढ़े, फिर से मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय।